नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका कॉमिक्स एनिमल पर। दोस्तों, हमारी जो ये इंटरव्यू सेक्शन है हमारा साक्षात्कार, इसके लिए हमें अक्सर नए मेहमानों की तलाश होती है और आज हमारी ये तलाश हमें खींच लाई है भोपाल शहर में। और यहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कॉमिक्स इंडस्ट्री से उनका एक लंबा नाता रहा है और आप उनको भिन्न भिन्न रोल्स के तहत जानते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, दिस गाय डॉन्स मैनी हैट्स। इतनी टोपियाँ इन महाशय के सर पे। मैं आपको बताऊँ, ये राइटर हैं, ये एडिटर हैं, ये लेटरिंग भी जानते हैं, ये पेज डिज़ाइन भी करते हैं, ओवरऑल लेआउट होता है, जो आपका ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस होता है कॉमिक्स का, वो इनके कंट्रीब्यूशन के बिना आई थिंक थोड़ा सा अधूरा लगेगा। सो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत मंदार भाई कॉमिक्स एनिमल के इस एपिसोड में। स्वागत है आपका भोपाल में। हाँ, मेहमान वाली फीलिंग झीलों की नगरी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंदार भाई, बहुत अच्छा सफ़र रहा। मतलब आज सुबह मैं यहाँ पहुँचा और मौसम का रुख थोड़ा बदल गया है। अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा हो गया है, बरसात पड़ी थोड़ी सी। बारिश लेकर आए वहाँ दिल्ली से बारिश लेके आया मैं आपके लिए। आपने बताया था काफ़ी गर्मी यहाँ पे। राइट। सो मंदार भाई, ये जो हमारा इंटरव्यू सेक्शन है साक्षात्कार, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोशिश रहती है कि आप लोगों को एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट हम लोग जानते हैं भिन्न भिन्न तरीक़ों से। आप कॉमिक्स उद्योग से जुड़े हुए एज अ लेटरर, एडिटर, आर्टिस्ट जो आर्ट वर्क वगैरह का काम देखते हैं, और फिर राइटर। बट हमारी कोशिश रहती है कि हम एज एन इंडिविजुअल भी आपको थोड़ा सा जानें और क्लोजली। सो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश रहती है कि आपके थोड़े मतलब करीब आने की। तो आज का एपिसोड भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। राइट। सो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपका बचपन की तरफ चलते हैं थोड़ा। का आपका जन्मस्थली क्या थी, आपका मतलब आप किस वर्ष पैदा हुए, और आपके परिवार में कौन कौन लोग थे, किन लोगों का प्रभुत्व आप पर रहा आपके बचपन के दौरान? बचपन की बात करूँ तो पहला दिन था 13 जुलाई 1983। फ्राइडे द 13th था उस दिन। लिटरली फ्राइडे द 13th था। तो आप समझ ही सकते हैं फिर उस तारीख का क्या मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव रहा होगा। और जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, बचपन में काफ़ी शरारती, मतलब स्कूलिंग डेज से इनिशियल डेज की बात करूँ तो काफ़ी शरारती था मैं। मतलब भाइयों से लड़ना, थोड़ा बहुत ज़िद्दी, खिलौने फेंक के मार देना, डंडा मार देना, इस तरह की हरकतें आम होती हैं बच्चों में, पर मुझ में कुछ ज़्यादा ही खास थी। ज़्यादा खास थी। राइट। तो बचपन ऐसा रहा। और फिर स्कूलिंग की अगर बात करूं तो स्कूल में तो खैर काफ़ी शरारती तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ तेज था। और मेधावी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी टीचर्स का काफ़ी फेवरेट रहा करता था। और थोड़ा क्या बोलते हैं, समथिंग समथिंग वाकपटु था। हाँ, वाकपटु वाकपटु थी आप में, वाह वाह। हाँ, तो बोलता बहुत था मैं। हाँ। और हर एक छोटी छोटी चीज़ को जो घर में हो रही है वो स्कूल में बताना, स्कूल में हो रही है वो घर में बताना। तो टीचर काफ़ी इम्प्रेस रहते थे कि यार ये क्या है, बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। एनर्जेटिक बच्चा। हाँ, तो था। हाँ, मतलब काफ़ी सेलिब्रिटी बच्चा टाइप का था मैं स्कूल में। अच्छा। फिफ्थ तक से। फिफ्थ तक। फिर फिफ्थ के बाद स्कूल चेंज हो गई। हाँ। फिर उसके बाद माहौल नया होता है, लोग आपको जानते नहीं हैं। और नए स्कूल में पुराने बच्चे स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी बच्चे होते थोड़े हैं। एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं स्टार्टिंग में। एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। टीचर्स के भी फेवरेट बच्चे हो जाते हैं, तो आप थोड़ा कहीं साइड लाइन हो जाते हैं। साइड लाइन हो जाते हैं। राइट। उस तरह का रहा। फिर वही है, थोड़ा बहुत आप का कॉन्फिडेंस भी लो होता है और आप सोचते हो कि यार नहीं यार, अपनी जगह नहीं है ये। हाँ, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। राइट। पुरानी वाली बात नहीं है। तो आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में आपके फैमिली में कितने मतलब मेंबर्स थे, और किसका असर आप ज़्यादा था, किसको आप ज़्यादा फॉलो करते थे? फैमिली में मम्मी पापा के अलावा 2 भाई थे। मैं सबसे दोनों छोटा भाई था। बड़े या उम्र में? मुझसे बड़े। अच्छा। सचिन भैया सबसे बड़े और गौरव भैया मुझसे बड़े। मैं सबसे छोटा। छोटा मतलब नटखट। खोटा तो बाद में आएंगे हम लोग। नटखट शरारती। नटखट शरारती। और थोड़ा मतलब
थोड़ी वैसे तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है, बट हाँ मैं काफ़ी मतलब बातचीत बहुत बातचीत है। बातचीत के अलावा थोड़ा मतलब हाँ। घर में सबसे ज़्यादा गोरा जिसको बोलते हैं तो मैं ही था, इवन मोहल्ले में भी सबसे ज़्यादा गोरा मैं ही था, तो खरगोश बोलते थे मुझे, बचपन में अच्छा। खरगोश बुलाते थे। चलो बेहतर है। और ये स्कूल वाला आपने बात करी, आपका फिफ्थ तक तो एक काफ़ी एक आपका प्रभुत्व रहा जिस स्कूल में आप हाँ थे। थोड़ा काफ़ी सा मतलब काफ़ी लोग आपको जानते थे, टीचर्स काफ़ी के काफ़ी फेवरेट थे। राइट। फिर वो एडजस्टमेंट इश्यूज आए, स्कूल चेंज हुआ, तो वहाँ से क्या मतलब थोड़ा सा ऑन द डाउन साइड रहे मतलब, या फिर धीरे धीरे चीज़ें फिर पिक कर गई बाद में एज अ स्टूडेंट? नहीं डाउन साइड नहीं रहूँगा, बट फिर भी आप बोल सकते हो कि कन्फाइंड होके रह जाते हो, हम्म। आपकी आप सोचने लगते हो, मतलब बच्चों का साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि एक बहुत ही हैप्पी गो लकी माहौल से आते हो जहाँ पे कि यार सब लोग आपको जानते हैं, टीचर्स भी आपको, छोटा से छोटा कोई काम होता है तो टीचर्स आपको बोलता है, तो आप को फूले हुए रहते हो कि यार हम्म। मैं तो फिर आपकी एक स्टैंडिंग होती है स्कूल हाँ में। हाँ हाँ फेवरेट होते हो बेसिकली आप टीचर्स के, तो हम्म। फैमिली जैसा ही माहौल होता है बेसिकली। हम्म। फिर आप दूसरी जगह जाते हो स्कूल में, तो नए बच्चे जो ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी उस क्लास के सेलिब्रिटी बच्चे होते हैं, तो टीचर्स का फोकस या इन्फ्लुएंस भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ आती भी है और आप बताने की भी कोशिश करना चाहते हो, तो आप झिझकते हो कि यार मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ इस चीज़ को यहाँ पे, कहीं मुझे मेरा मजाक ना उड़ाया जाए मजाक ना या उड़ाया जाए। आई थिंक ये मैडम वो बोले। बात है जिससे हम काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं कि कई बार झिझक के मारे हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नहीं करते हैं। चीज़ों में कि हाँ गलत हुए तो लोग हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। राइट राइट राइट। अब जैसा मैंने कहा ना कि पहले था तो मतलब टीचर्स का फेवरेट है या मैडम को कुछ करवाना भी है तो हाँ ठीक है मंदार जाओ ये कर दो, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। हम्म। फिर आप दूसरी जगह पे जाते हो, आप सोचते हो कि यार मैं खुद ही वॉलेंटियर करूँ इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है कि आपने बोला वॉलेंटियर करने के लिए लेकिन आपको चुप करा के बैठा दिया गया कि तुम क्यों जाओगे, जाओ, मतलब जो भी है वो हाँ, होता है थोड़ा। वो सारी जो एक सेंस ऑफ कन्फाइन। नेपोटिज्म बोलते हैं जिसको। स्कूल का नेपोटिज्म भी अलग ही होता है। मतलब अपने एक फेवरेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स तक ही सीमित हो जाना। हाँ हाँ बट ठीक है, बट किसी एक मौके पर भी उन्होंने मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि मतलब फिर उभर के आने का मौका हो, जो 2-3 साल हो गए हो सेट? हाँ, वो तो आपका बेसिकली एक टाइम गुजर जाता है, उसके हम्म। बाद फिर आप फिर कितने आप भी पुराने चावल टैलेंटेड हो हो, जाते हो, पुराने चाल हो जाते हैं, फिर लोग नए नए आते हैं, आप उनके या तो वो ऊपर बदल होते जाते हैं हो। या आप ढीठ हो जाते हो। आप हाँ, वो खैर हाँ साथ में ही चलना पड़ता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं बगावत कर दिया, नहीं मैं तो स्कूल में जा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ रहा। मुझे दूसरे ये स्कूल में सारी जाना बगावत फ्यूचर में जाके लिखाई में निकलने वाली थी, था। हाँ। तो उस टाइम थोड़ी दबी रहेगी। राइट। सो एज अ स्टूडेंट किस तरह के छात्र थे आप? मेधावी थे, शरारती आपने बताया, आप में काफ़ी झलकियाँ थी, एक टिपिकल जैसे बच्चे होते हैं, भाई बहन शरारत करते हैं, आप कुछ ज़्यादा करते थे। स्कूल में पढ़ाई में कैसे रहे आप? अ, पढ़ाई में मतलब वही है, दो फेजेस बता रहा हूँ, एक पुराना स्कूल जो बचपन से जहाँ पे पढ़े हैं, और फिर एक दूसरा स्कूल है जो नई हम्म। टेरिटरी है। हम्म। तो हाँ बोल सकते हो, अब इसको क्या मैं अपने मुंह में या मिट्टू बनना हम्म। बोल लो आप, बट हाँ मैं आप ही था बनेंगे, काफ़ी। आजकल ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई अगला आदमी आपकी तारीफ करे, तो आप ही हाँ बने तो बेहतर करना है। करना करना पड़ेगा वो तो। अच्छी चीज़ें तो बताई काफ़ी दें। हाँ काफ़ी मेधावी था मैं हम्म। एक्चुअल में जब छोटा था, फिफ्थ तक तो। हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वही है कि जैसे मैंने कहा कि आप खुद ही आप दबने लगते हो दूसरे बच्चों को देख के कि यार हम्म। ठीक है मेरे 98% आए हैं लेकिन सामने वाले के 99 भी आए हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस वो किया जा फोकस रहा है। मिलता है, ज़्यादा उस पर हाँ अटेंशन और जाता है। 98 ठीक है, हाँ हाँ। क्या खास कर लिया। सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन तो बहुत रहता है आजकल बच्चों में। और राइट। फिर फैमिली में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभाव आप पे थोड़ा ज़्यादा था? हाँ अभी की बात करूँ तो मेरा प्रभाव ज़्यादा अभी होता नहीं, है अभी वैसे। अभी हम बाद में आएंगे। हाँ, उस वक्त पे बचपन का जो फेज था। बचपन में ऐसा नहीं, मतलब मम्मी पापा दोनों का बराबर ही हो रहा, हम्म। ऐसा नहीं कि यार मेरे को मम्मी जैसा बनना है, हम्म। कि ऐसा नहीं यार मेरे को पापा जैसा ही बनना है, हम्म। बराबर बैलेंस करके अब चलते थे। भाई लोग बोली तो नहीं करते थे ज़्यादा, ए छोटे, ये काम नहीं कर, वो मेरा काम मेरा कर? मैंने बोला ना मेरा प्रभाव ज़्यादा रहा है उन पर। छोटे से फैमिली पे हाँ। ही होश संभालते ही भाइयों को संभाल लिया था अब मैंने। वो मेरी गलती नहीं है ना, मैं छोटा था तो क्या करें अब
पेरेंट्स का भी थोड़ा हाँ, लाड़ हाँ। प्यार ज़्यादा ही होता है छोटे पर, हाँ, तो वो हाँ। फिर भगवान की गलती है फिर अभी। सब प्रभु की माया। हाँ, सो मंदार भाई, थोड़ा सा बचपन में झाँकने के पीछे थोड़ा सेल्फिश मोटिव मेरा ये रहता है कि मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की अगर जीवन यात्रा को समझना है तो उसके बचपन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। आकलन तो खैर कोई क्या करेगा, क्योंकि सबका जीवन यात्रा डिफरेंट होती है, बट फिर भी थोड़ा एक एक समझ बूझ होती है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाती है और आप उस व्यक्ति को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। सो बचपन के फेज से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आपने बताया कि भोपाल शहर में मतलब आप बहुत जल्दी शिफ्ट हो गए थे आपके पैदाइश के तुरंत बाद। तो अधिकांश समय या फिर ये कहें कि सारा समय ही आपने भोपाल हाँ, शहर में। मोस्टली क्या 95-98% भोपाल में ही गुजरा। एक्चुअली शिफ्ट नहीं हुए थे। पिताजी मेरे बर्थ के समय और उससे पहले भी मेरे भाई और बड़े भाइयों का बर्थ भी यहीं हुआ है। मेरे बर्थ के टाइम मम्मी वहाँ थी, संगमनेर। संगमेर। हाँ, संगमनेर महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है उस समय का। अब तो खैर काफ़ी डेवलप हो गया है, बट संगमेर किसी मूवीज में भी सुना है नासिक, मैंने। हाँ, नासिक के पास, हम्म। नासिक से जस्ट 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। ठीक है। तो उसी साल मतलब आप लोग शिफ्ट भी हो गए थे नहीं, जिस साल मतलब मैं आप। वही बता रहा हूँ कि हम्म। भोपाल में ही थे पिताजी। जब मेरा बर्थ हुआ तो पिताजी भोपाल में थे, उनकी जॉब चल रही थी। हम्म। मम्मी बर्थ के समय नानी के यहाँ ननियाल में थे हम लोग। फिर 2-3 महीने बाद वही अपना रेगुलर। फिर उसके बाद तो सारा बचपन भोपाल में ही गुजरा है। हम्म। अभी भी भोपाल में ही हैं हम। बचपन जवानी मतलब सारे अटखेलियाँ, सारा बचपन आपके यहाँ गुजरा है। सब सब कॉलेज, फर्स्ट जॉब, एवरीथिंग। सब अतरंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब सब भोपाल में ही गुजरा है। तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कोई एक दो एपिसोड्स को मतलब थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताना। फिर भी मैं आपसे ये एक जीरा करूँगा कि आप कोई एक स्पेशल याद इस शहर से जुड़ी हुई या कुछ भी, कुछ अगर साझा करना चाहें जो इस शहर को आपके लिए और स्पेशल बनाती हैं। ओह, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप वही जैसे मैंने बताया 83 का बर्थ है मेरा, तो 37-38 साल हो चुके हैं। तो 37-38 सालों में नहीं, कुछ तो 37-38 करोड़ मेमोरीज होंगी आपकी। कॉलेज के दिनों में अफरा तफरी या स्कूल के टाइम पे कोई एक खास याद, कभी घर से भागने वागने वाला कोई डिसीजन तो नहीं सुना नहीं आपने नहीं बचपन में? नहीं नहीं, भागने का डिसीजन तो नहीं है। स्कूल बंक बहुत किए हैं। बंक करते थे आप? स्कूल बंक बहुत किया है, लेकिन वो भी 9th 10th के आसपास, क्योंकि अ, एक पर्टिकुलर डर होता है आपका, जो कि एक्चुअल में आपका नहीं होता। आपके दोस्त आपको डराते हैं कि यार प्रिंसिपल सर आज मारेंगे, अपन आज गए तो नहीं जाएंगे अपन। तो ठीक है, रास्ते में से आप तो एक कभी गली आती है, एक गली में मुड़ लेते हो आप बस। तो कभी बंक करते हुए पकड़े नहीं गए, ना घर वालों की तरफ नहीं से नहीं, ना? मेरी मम्मी ने पकड़ा था पकड़ा था मुझे। एक बार? राइट। और फिर निर्मा से धुलाई थी थापी उसकी से? वो भी, हाँ, धुलाई तो खैर उस समय तो और ऑप्शन ज़्यादा हुआ करते थे, तो हाँ, थापी हुआ धुलाई करती के। थी हाँ और हाँ ऑप्शंस ज़्यादा हाँ थे। हाँ और तब की हाँ। धुलाई भी थोड़ी सी शानदार जानदार होती थी। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 97 की बात है शायद। स्कूल नहीं जाना था, हम्म। तो वीडियो पार्लर में चले गए थे वीडियो गेम खेलने के लिए। हम्म। एक हमारा दोस्त था, बगल में ही रहता था। हम्म। बचपन का दोस्त है, तो हम्म। वो बोला मैं भी चलूँगा। तो हमने कहा नहीं भाई, पैसे इतने ही हैं और वहाँ पे लोग इतने ही जा सकते हैं, तो नहीं आ पाएगा। हम्म। हम्म। तो अब वो बन गया फूफा शादी में मुंह हाँ, फुलाने हाँ, वाला। हाँ। उसने आके घर पे मम्मी को बोल दिया कि आंटी जी, वो तो स्कूल नहीं गए, वो तो वीडियो पार्लर में वीडियो गेम खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम लोग मस्त वीडियो गेम खेल रहे थे, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे मत खेल, मेरी हाँ, बारी है वो। उतने में मम्मी आ गई पीछे छापा पीछे पड़ से, गया। हाँ, छापा पड़ गया। तो बस उसके बाद तो फिर हिस्ट्री है। ना आप सोच ना सकते हो ना क्या हुआ कोर्ट ना होगा। सुनवाई, सारा फैसला ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, ताबड़तोड़। ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद तो सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए भाई साहब, किस हाँ, डेट पे एब्सेंट लगी है, इस डेट हाँ, पे घर पे थे या नहीं हाँ। थे। हाँ, इस डेट पे तो घर पे ही थे, हम्म। इस डेट से इस डेट तक कहाँ थे बताओ। तो काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली हाँ, इस हाँ। चीज़ को। तो और स्कूल के उस दौर से जब आप कॉलेज लाइफ की तरफ मुड़े, तो कॉलेज लाइफ ही मतलब एक नॉर्मल तरीके से निकल गई, या उसमें भी आपने कुछ मतलब एक। कॉलेज लाइफ तो खैर हैपनिंग होती है, आपका अलग ही पड़ाव होता है वो। हाँ,
आज़ादी का एक नया मतलब नई फीलिंग होती है, राइट राइट। मतलब थोड़ा आप इंडिपेंडेंस आप ज़्यादा मिलता है। 12 तक लगभग 12-13 साल आप वेट करते हो कि यार स्कूल कैसे स्कूल ख़त्म होगी हम्म। और बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे और जो हम्म। करेंगे मर्जी का करेंगे, बट फिर वो सब सपने ही होते हैं, वो आपके लाइफ दिमाग में लाइफ होते सिखाती हैं। है हाँ धीरे धीरे। राइट। मेरे एक प्रोफेसर थे, मतलब हैं अभी भी, वो ये अक्सर कहा करते थे कि हमारा जो मतलब यूथ है, मतलब जब हम यंग होते हैं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमें कुछ सोचने भर की देरी है कि हमें ये करना है और हम वो कर लेंगे, राइट। दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। हाँ और लाइफ धीरे धीरे आपको सिखाती है कि सिखाती है। आपका सही प्लेस क्या है सोसाइटी में, राइट वेयर यू नीड टू बी, और क्या आपके लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं। राइट। तो बट मतलब मुट्ठी भी किस उंगली और किस अंगूठे को कहाँ रख के कैसे बांधनी है, ये भी आपको पता होना जिंदगी जिंदगी चाहिए, सिखा हाँ देती है। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो शहर को भी आपने काफ़ी कुछ बदलते देखा होगा, 40 साल एक लंबा समय होता है। भोपाल शहर कितना बदला है पहले से अब तक। काफ़ी काफ़ी बदल गया, काफ़ी हाँ बदल गया। कुछ बहुत मतलब दिल के करीब जो यादें रहती हैं वो बिल्कुल डेमोलिश कर दी गई हैं। हाँ, और नए नए इस्टेब्लिशमेंट्स आ गए हैं, नए नई इमारतें स्ट्रक्चर्स बन आ गए गए हैं, हैं, नए स्ट्रक्चर्स आ गए, स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट रोड्स भी बन रही हैं। स्मार्ट रोड हो रहे हैं, स्मार्ट तो काफ़ी कुछ वही बोला ना, डिमोलिश हो चुका है इनफैक्ट। पुरानी यादों का, पुराने बस अड्डों बस का। अड्डों का हाँ, वहाँ से गुजरते भी हैं तो बड़े एक अंदर से टीस होती है एटीस कि होती यार है। क्या बन गया, ये क्या था। ऐसे निकलते थे यहाँ से, आम तोड़ते थे, हाँ यहाँ से छत पे लोगों की छत पे से गुजरते थे तो नीचे से आ जाती है नीचे उतरो। हाँ हाँ। और वो ये कुछ ये नहीं है। चीज़ें एक हमारी पीढ़ी के लोग ज़्यादा समझेंगे, मिलेनियल्स जो थे राइट। 80 के दशक में जो पैदा हुए थे, तो ये सब चीज़ें हमारे ज़माने में आम थी, क्योंकि जो मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे। अब मेरे भतीजे और भतीजी हैं, उन लोगों को बोलता रहता हूँ यार कहाँ मोबाइल और टीवी में लगे हुए रहते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो। मैं उनको सुनाता रहता हूँ यादें मेरी बचपन की, तो बड़ा एक्साइट होके सुनते हैं। मंदार गंगेले द मेमोइर्स। हाँ बच्चे मतलब अब उन्होंने वही चीज़ देखी है जब से वो आए। बट हाँ। 10 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे भी काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आया है। बहुत बहुत। हम्म। अभी लास्ट 5-6 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हम्म। पिछले 15 सालों 20 सालों में जितना नहीं हुआ होगा उतना पिछले लास्ट 5-6 सालों में हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। राइट राइट राइट। तो ये कॉमिक्स के प्रति आपका जो रुझान, या रुझान तो बाद में हुआ होगा, कॉमिक्स से आप कब कब दो चार हुए, कॉमिक्स की दुनिया से आप कब मुखातिब हुए, किस स्टेज में? कॉमिक्स पर्टिकुलरली कॉमिक्स नहीं बोलूँगा, बट हाँ स्टोरीज वगैरह से तो मतलब वही है, पता नहीं भगवान ने सुपर टैलेंटेड पैदा किया था मुझे। हम्म। तो जनरली माँ बाप बच्चों को सुलाते हैं तो हम्म। कहानियाँ सुनाते हैं, हम्म। और बच्चे जिद भी करते हैं कि हम्म। मम्मी कहानी सुनाओ, पापा कहानी सुनाओ, या नाना हम्म। नानी कहानी सुनाओ। हम्म। तो बचपन में उल्टा होता था, जब हम लोग सोने जाते थे तो मैं अपने मम्मी पापा को रोज एक नई कहानी सुनाता था। अच्छा। और मेरे थोड़ा सा हाँ ये डिफरेंट चीज़ उल्टा है। है। हाँ मतलब ये हो सकता है लोगों को लगे कि मैं बना के कुछ भी बोल रहा नहीं हूँ, नहीं अरे नहीं, यार अरे ये नहीं तो। नहीं। बट हाँ ऐसा होता था, रोज मैं सोने जाते थे हम लोग, इवन स्कूलिंग से पहले ही सोने जाते थे और मैं रोज एक कहानी सुनाता था। और हम्म। उसका मेरा एक कॉमन कैरेक्टर होता था कहानी का, वो होता था बंदर मामा। क्या चीकू चंपक पढ़ते थे आप छोटे में होता था? हाँ चंपक नंदन। चंपक, हाँ उसके बाद फिर चंपक हो गया, नंदन वगैरह हो गया। तो हम्म। उसमें जो स्टोरीज वगैरह हैं वो तो जब पढ़ना आ गया था तब पढ़ते ही थे। हम्म। उस पे जो चंपक चीकू वगैरह की सीक्वेंशियल आर्ट वाली आर्ट वाली, स्टोरी होती हाँ थी, हाँ हाँ, छोटी सी वो कॉमिक स्ट्रिप रहती थी, तीन हाँ चार पेज की। 3-4 पेज की। तो उसको अगर कॉमिक बोल रहे हैं तो हाँ तब से हम्म। कॉमिक से जुड़ाव तभी से है। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा और हो गया, तो मुझे याद है पहली मेरी कॉमिक थी शायद चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। हम्म। हम लोग ननियाल से वापस आ रहे थे, नासिक स्टेशन पे मेरी मम्मी ने दिलवाई थी शायद मुझे। स्टेशन से। राइट। हाँ। मतलब जहाँ तक मेरी मेमोरी कहती है, अगर वो हम्म। सही है हम्म। तो पहली का कॉमिक वही थी, चाचा चौधरी और उड़ने वाली उड़ने वाली कार। कार। उसमें बिल्लू पिंकी भी थे शायद। अच्छा। तो उसके बाद से थोड़ा फैसिनेटेड चीज़ हुई कि यार चलो ठीक है, इससे पहले तो वो पंचतंत्र टाइप की चंपक हाँ की हाँ, कहानियाँ पढ़ते थे, कॉमिक। नंदन, हाँ हाँ वो एक मतलब हाँ हाँ पूरा स्टोरी फॉर्मेट में आता था, बट कोई हाँ ग्राफिक्स नहीं होते थे उसमें। ग्राफिक्स नहीं होते थे। फिर उसके बाद ये चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी और बेसिकली उड़ने वाली कार जो हम्म। उड़ भी रही है, और तो वो अलग ही
अलग ही एक्सपीरियंस था उस टाइम के हिसाब से। फिर धीरे धीरे कॉमिक चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी वगैरह इसकी पढ़ती रही। राज कॉमिक्स से काफ़ी बाद में जुड़ा हुआ मेरा। और जहाँ तक याद है मुझे, मैंने पहली राज कॉमिक्स देखी थी लहू के प्यासे, ध्रुव की, जो कि क्लासिक थी। मतलब मेरे लिए उस समय क्लासिक, मेरे लिए तो हवा थी वो क्योंकि इतने सारे डायलॉग्स थे उसमें, हर फ्रेम में 5-6 पैनल, 7 पैनल, 8 पैनल, और हर इसमें बैलून्स भरे हुए हैं, उसमें टेक्स्ट है इतना। तो मैं तो घबरा ही गया था कि यार इतना क्या है, इससे अच्छा तो अपन टेक्स्ट बुक पढ़ लो। तो मेरा झुकाव उस समय तक इस पर नहीं था। हाँ, मतलब चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी या चंपक, चंदा मामा टाइप की स्टोरीज पे ज़्यादा था। फिर गौरव भैया जो मुझसे बड़े भैया हैं, उनका था कॉमिक को लेकर, या राज कॉमिक्स या नागराज ध्रुव को लेकर काफ़ी वो था उनका। मतलब वो खरीदा करते थे, पढ़ते थे। खरीदा तो खैर, खरीदना तो बहुत बाद में स्टार्ट किया था। किराए से लाते थे पहले, वही 25 पैसे, 50 पैसे, फिर वही 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, उस टाइप का हुआ। तो गौरव भैया लेकर आते थे किराए से पढ़ने के लिए, तो मैं पन्ने पलट कर देख लेता था क्या है। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, पसंद आ रहा है तो बिल्लू और पिंकी है वो। तो वहाँ पे हमने डायमंड कॉमिक्स में अक्सर देखा कि वो डायलॉग्स ज़्यादा नहीं होते थे, पिक्टोरियली ज़्यादा दिखाते थे, और इवन आर्ट वर्क में भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती थी, लेकिन वो लाइट रीडिंग होती थी बच्चों के हिसाब से। लाइट रीडिंग के अलावा एक मेन चीज़ और थी उसमें, कि उसमें स्टोरी लंबी नहीं होती थी। मतलब नागराज ध्रुव की कॉमिक मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो यार जब तक 32 पेज खत्म नहीं होते तब तक रुकना नहीं है, या समझ में नहीं आ रही चीज़ें। बिल्ली डायमंड कॉमिक्स में 4-4 पेज के, 2-2 पेज के स्ट्रिप्स होते थे। और इनिशियली तो खैर 1-1 पेज का ही होता था। पिंकी का जहाँ तक मुझे याद है 1-1 पेज के चुटकुले टाइप के होते थे वो। तो वो अच्छा लगता था कि पढ़ते भी जा रहे हो, ख़त्म भी हो रही है, नई चीज़ मिल रही है आपको। फिर उसके काफ़ी बाद नागराज पढ़ी थी शायद मैंने। नागराज का इंसाफ कॉमिक थी जो पहली मैंने पढ़ी होगी, तक मुझे याद है। वो भी, उसमें नागराज वो विलेन को टीवी घुसा देता है शायद, वो वही वाली कॉमिक थी, या उससे पहले का पार्ट था। टीवी घुसा देता है और उसको गिरा देता है। याद नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा रिलेक्ट नहीं हो रहा, बट नागराज का इंसाफ आप कह रहे हो। हाँ, वो पहली थी। और उसका एक्चुअली प्रीवियसली पढ़ा था मैंने। वो मुझे ही पता है मैंने उसका प्रीवियसली कैसे पढ़ा था। एक लंबा पैराग्राफ था वो, कि पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था, अब आगे बढ़िए। तो उसको पढ़ने में मुझे आधा 1 घंटा लगा होगा, मुश्किल मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ नींव डली क्या कि आगे जाके? फिर उसके बाद नागराज थोड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि उस समय की अगर मैं बात करूं तो वही लगता था यार, सांप सरपरस्ती पे झूल रहा है, मुंह से नाग शक्तियाँ, उसके बाद शक्तियाँ, मुंह से विषुंकार आ रही है। तो नागराज पहले फेवरेट बन गया था। ध्रुव तो मैंने काफ़ी बाद में पहला कॉमिक सुपर हीरो आपका नागराज। और ध्रुव भाई साहब की एंट्री बाद में हुई। हाँ, काफ़ी बाद में। और डोगा के बारे में क्या विचार है आपके? डोगा तो खैर मेरे सामने ही डेब्यू हुआ डोगा का। मैं शायद 3rd या 4th क्लास में था, पहली कॉमिक आई थी उसकी। 93 में आई थी शायद। ये है डोगा, कर्फ्यू आई थी। फिर हाँ, मैं तो उसकी एडवर्टीजमेंट मुझे अच्छी तरह याद है। तो फेसलेस एक स्केच वर्क के साथ आया था, राइट, ब्लैक एंड वाइट एड था वो। और पीछे मुंबई का या कुछ ऐसा ही था। मुझे संजय सर ने बाद में बताया कि तब तक उसका फेस ना डिसाइड नहीं हो पाया था। राइट। और मुझे बचपन में इंप्रेशन था कि ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए उसका फेस ब्लैंक छोड़ा हुआ है, बाकी एकदम पूरा बलिष्ठ भुजाएं, सुपर ह्यूमन जो एकदम पोज में, एकदम हीरोइक पोज में खड़ा था। तो उन्होंने बाद में बताया कि तब तक फेस को लेके फाइनल कोई एक राय नहीं बनी थी। वो पहला एड जो छोटा वाला था, क्राइम यानी कानून, डिटेक्टिव स्टोरीज ऐसा कुछ करके, लॉ सर कानून को तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला, समथिंग लाइक जैसे कुछ कहा था। तो काफ़ी
अच्छा तो था, बट मैंने नहीं पढ़ी थी, वो भी गौरव भैया नहीं पढ़ी थी पहले हम्म उसकी कर्फ्यू। तो उन्होंने बताया कि अरे वो कैरेक्टर तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम्म वो सोफ़ा फाड़ के अपनी ड्रेस बना लेता है और हम्म ऐसा हम्म और हम्म ऐसा। हम्म, तो हम्म, लगा अरे सोफ़ा फाड़ के कैसे हाँ ड्रेस हाँ 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 बनाता हाँ है। हाँ। वो तो नेक्स्ट लेवल पे चल रहा था वो हाँ, कैरेक्टर, राइट। कि मतलब समाज को सताया हुआ फिर समाज से ही गंदगी की सफाई करेगा। हाँ, और फिर उसके बाद वो सोनू वाला जो चैप्टर था, छोटा सा ही था चैप्टर, हम्म ये डोगा मैं हूँ डोगा, या ये डोगा में था शायद। हम्म। कि तो वो सूरज, बचपन वाला सूरज देख के काफ़ी मतलब बच्चों के हिसाब से काफ़ी वो था। हम्म हालांकि क्राइम और ये सारी चीज़ें तो उस समय इतनी वो नहीं लगती थी, हम्म समझ में भी नहीं आती थी। हम्म बट हाँ, राज कॉमिक्स पढ़ना है, ये दो तीन हम्म फेवरेट कैरेक्टर हो गए अपने, हम्म तो आ हम्म रही है तो पढ़ना है। हम्म। और अगर हम आगे भी जैसे मूव कर रहे हैं तो अपने मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप कुछ बताएं, जैसे स्कूलिंग के बाद आपने क्या हायर स्टडीज फिर परस्यू करी। बीकॉम किया था मैंने, बीकॉम के बाद एमबीए किया था फाइनेंस में। हम्म उसके अलावा भी थोड़ी बहुत ये अपना शेयर मार्केट में एनसीएफएम वगैरह सर्टिफिकेट एग्ज़ाम वगैरह वगैरह देता रहता था मैं। तो हम्म क्वालिफिकेशन तो खैर ऑन पेपर तो बहुत है, हम्म। बट करना कुछ और ही लिखा हुआ था लाइफ में। हाँ, तो उस दौरान क्या आपको कुछ ऐसी फीलिंग आती थी कि मतलब या बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि कॉमिक्स इंडस्ट्री या लेखन के कार्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है, या ये नहीं 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 टिपिकल कमर्शियल कॉमर्स रिलेटेड कोई जॉब नहीं करनी है मुझे। नहीं, लेखन के बारे में तो ज़िंदगी में नहीं सोचा, मतलब ज़िंदगी मतलब तब तक की तो ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हमने तो ग्रेजुएशन में बात तक नहीं सोचा था करना क्या है। हाँ काफ़ी क्लूलेस रहते हैं हाँ, बच्चे। स्टोरी आपका, सॉरी, स्टोरी आप पढ़ते रहते हो, कैरेक्टर से रिलेटेड आपको आइडियाज आते रहते हैं। हम्म आप सोचते हो कि यार चलो मैं ये आइडिया भेजता हूँ पब्लिशर के पास, एक्स हम्म वाई जेड, ज़रूरी नहीं राज कॉमिक्स ही हो, पर भेजता हूँ। हम्म। पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार नहीं, मेरे को तो बड़े होके ध्रुव के लिए स्टोरी लिखनी है या हम्म। नागराज के लिए लिखनी है, बेसिकली राइटर बनना है, तो ऐसा कुछ आपने नहीं था। ये किस किस दौरान आपने ये सब चीज़ें मतलब उनको कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुआ, लेटर वगैरह भेजना या कुछ चीज़ें कहानी वगैरह भेजना। एक्चुअल में स्टार्टिंग हुई थी 2006 में। हम्म नई नई नया नया राज कॉमिक्स का फॉरम क्रिएट हुआ था इस पे, हम्म। राज कॉमिक्स की वेबसाइट पर। हम्म। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था मॉडरेटरशिप के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब नई चीज़ थी काफ़ी, बट जब गए वहाँ पे तो डिस्कशन वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा। और उस जब मैं पहली बार गया था उसी हम्म समय अनाउंसमेंट हुआ था कि मतलब हायरिंग या जो भी है मॉडरेटरशिप के लिए आप वो कर सकते हो, हम्म। अप्लाई। अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा उसमें बताना था कि भाई आप किस तरीके से कॉमिक कल्चर को या फॉरम के थ्रू ही कॉमिक प्रमोट कर कल्चर सकते हो। किस तरीके से बढ़ावा देते हो। बढ़ावा दे सकते तो हो। टॉपिक भी कुछ क्रिएट करने थे, मिनिमम 10 to 20 टॉपिक्स, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिएट करने थे। उसके बाद आपको मॉडरेटरशिप मिल जानी थी। अच्छा। तो बहुत हाथ पैर मारे थे, क्योंकि इंटरनेट यार आज तो मोबाइल में और सभी जगह सुलभ है। हम्म। उस समय नहीं होता था, उस समय तो ऐसे ही याहू मैसेंजर पे हाँ, मैं चैट करके। चैट करने गए थे किसी दिन। हम्म तो देखा कि यार चलो राज कॉमिक्स की साइट भी खोल कर देखते हैं, तो वहाँ फॉरम दिखा। तो उसके बाद लग गया चस्का कि यार हम्म अब तो मॉडरेटर बनना है राज हम्म कॉमिक्स हम्म फॉरम का। तो वही है, एक एक दो दो घंटे बैठे रहते थे कैफ़े में। हम्म फिर मॉडरेटर बन गया था मैं। उस बीच में जाना नहीं हो पाया था, बट हाँ मुझे पता चल गया था कि मैं मॉडरेटर बन गया हूँ। फिर थोड़ा कॉलेज के टाइम का ही समय था वो, 2006 का। हम्म तो कॉलेज ख़त्म हुआ यहाँ पे, और फिर मेरी एक जॉब लग गई थी छोटी सी शेयर मार्केट में। हम्म क्या क्या बोलते हैं यार, अच्छा खासा नाम याद नहीं आ रहा, बट जो भी हम्म ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होते हैं ना, उसके इसमें जॉब लगी थी मेरी। तो हम्म। ये फॉरम का और बेसिकली कॉमिक का वो लिंक टूट गया। लिंक टूट गया। फॉरम तो खैर अलग अलग ही बात हो गई, हाँ हाँ। इसका भी लिंक टूट गया कॉमिक्स का। कॉमिक्स से जुड़ा। हाँ तो तो फोरम भी छूटा, ये कॉमिक्स से कॉमिक भी छूट नाता गया, भी छूटा। नाता भी छूट गया। चार चार पांच सेट स्किप हो गए होंगे कम से कम 3-4 महीने के तीन अंदर चार ही। महीने के अंदर। हाँ, फिर एकदम से
झटका लगा कि अरे यार क्या कॉमिक तो काफी दिनों से पढ़ी अच्छा नहीं। उस जमाने के 3-4 सेट मतलब 3-4 महीने ही होता था। हाँ। आज के जमाने के 3-4 सेट मतलब 3-4 साल 3-4 साल लगभग, स्किप हो हाँ, गए। लगभग तो बट उतना भी काफी डिफिकल्ट रहा होगा गैप। हाँ, नहीं एक्चुअली ये वही है, आप जॉब में जब नहीं हो पाता। नया नया, अब यार बच्चे ही रहते हैं, हम्म ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो हम्म थोड़ा प्रेशर आ जाता है और आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो और आपको लगता है यार ये जो मेरी पहली जॉब है, हाँ यही मेरी आखिरी जॉब है, हाँ मेरे को यहीं पे चिपक के रहना ज़िंदगी भर, हाँ छूटनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ तो आप बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर लेते हो, हाँ नई नई जगह होती है, तो जो आपके सीनियर्स होते हैं आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो कि यार, बट खैर मेरा मामला थोड़ा डिफरेंट था। मेरी पहली जॉब एक्चुअल में स्वास्तिका फिनलीज आप बोल सकते हो, शेयर कंपनी का नाम, मार्केट में, कंपनी का नाम। शेयर मार्केट। लेकिन पहली जॉब थी मेरी 10th क्लास में, 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे मैंने, और समर जॉब्स। हाँ समर जॉब बोल सकते हो। 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया मैंने, लास्ट पेपर था, लास्ट पेपर से पहले का एक पेपर था शायद, और रास्ते में आते आते जहाँ से मैं कॉमिक लेता था जनरली, विजय बुक स्टॉल करके बुक स्टॉल थी, सारी कॉमिकें वहीं से खरीदी हैं, मैक्सिमम कॉमिक्स वहीं से खरीदी हैं मैंने। तो अगर मुझे ठीक से याद है तो फन कॉमिक्स का सेट आया था 10th का एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैं लेने गया, तो अंकल ने पूछा वहाँ पे, फेवरेट अंकल मतलब फेवरेट कस्टमर थे हम उनके, किसी के लिए बचा के ना रखें, हमारे लिए ज़रूर बचा के रखते थे। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने बताया बस एग्ज़ाम है, लास्ट पेपर है परसों, और उसके बाद छुट्टी। तो उन्होंने कहा तो आ जाओ फिर यहीं पर। तो मैं समझा नहीं था कि आ जाओ यहीं पर। वो कॉमिक स्टोर था क्या? कॉमिक कॉमिक स्टोर स्टोर था, था? कॉमिक अच्छा स्टोर। अच्छा। तो बुक स्टॉल, बेसिकली बुक स्टॉल थी, बट मेनली कॉमिक भी रखते और थे हर तरह की वहाँ बुक्स पे, रखते थे हाँ, बेसिकली। सभी तरह की। तो मैं मतलब वही है, बिल्ली के भाग से छीका फूटने वाली बात है कि यार गर्मी की छुट्टियां हैं और भाई आपका जो टाइम है वो कॉमिक के बीच में गुजरेगा, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती थी। तो मैंने वहाँ पे 2 महीने जॉब की थी, 600 रुपये मिलते थे महीने के, और कॉमिक जो पढ़ने को मिलती थी वो अलग, वो अलग। हाँ। तो पहली जॉब 10th के बाद थी मेरी। फिर खैर कॉलेज के बाद यही स्वास्थ्य फिनलीज में जॉब कर रहा था, तो लिंक ब्रेक हो गया, 4-5 महीने कोई सेट नहीं पड़े, फिर एकदम से साइट पे गए तो और एक कुछ अजीब टाइप के टाइटल्स थे, नागाधीश करके कॉमिक हाँ थी, हाँ हाँ। और फुंकार का ऐड आ गया था शायद, सर्वनाश का था, नागायण नामक कोई कॉमिक का ऐड आ चुका था। तो मतलब एक प्रकार से नया नया दुनिया ही बदल गई दुनिया थी। बदल गई। हाँ लिटरली दुनिया बदल थोड़ा गई सा थी। गैप क्या हुआ तो हाँ। और दुनिया एक्चुअल में ऐसी बदल गई थी कि फ्लैमिना वगैरह वगैरह के सेट मेरे छूट गए थे, फ्लैमिना, वर्तमान और एक दो आसपास की उस, परकाले की बात है हाँ। नहीं परकाले तो बाद में। काफ़ी पहले की है। तो फ्लैमिना हो गई, वर्तमान हो गई, और उसके आसपास के जो भी छोटा नागराज वगैरह या XYZ इसी तरीके से ये सारे सेट छूट गए थे असल में मेरे। और उसके बाद क्या हुआ, 700 नंबर की विशेषांक थी फ्लेमिना शायद, और उसके बाद सीधे 2000 से स्टार्ट हो गई थी संख्या। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार 700 के बाद 2000 की आ गई, मतलब इतनी सारी कॉमिक 4 महीने के बीच में मैंने मिस कर दी। तो उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन जैसे देख रहा हूँ कि सेट, इसी सेट के और आगामी सेट की कॉमिक, तो फ्लेमिना के बाद जो 2000 संख्या वाली कॉमिक थी वो सेम थी, तो वो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर एक्चुअली में ये जो भी डाउट था वो फॉरम पे ही क्लियर हुआ मेरा, अरुण जी नामक यूज़र थे, उन्होंने किया था क्लियर कि क्या लॉजिक था मतलब ये इतना लॉजिक, मतलब जंप का? हाँ जंप का ये हुआ था कि अभी तक राज कॉमिक्स ने जितनी भी कॉमिकें पब्लिश की थी, जनरल मतलब 32 पेज की, 64 पेज की, 128 पेज की, और जितने भी डिफरेंट फॉर्मेट थे उन सब का टैली करके एक कॉमन नंबर दे दिया गया था। तो उसकी वजह से 700 के बाद फिर वो 2000 समथिंग से स्टार्ट हो गया था। तो उस समय समझ में आया, अच्छा हाँ ठीक है। तो फॉरम से इसी तरीके से जुड़ना हुआ, और फॉरम के थ्रू ही फिर संजय जी से बात होनी शुरू हुई। उसमें एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ था संजय जी ने,
आपके सवाल और संजय जी के जवाब ऐसा ही अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट समथिंग सिमिलर ही टॉपिक था। हम्म तो हम हफ्ते भर में क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये होगा भी या नहीं होगा, हम्म इसके बारे में आपका क्या प्लान है, हम्म ये इसके बारे में बताइए, परमाणु 25 साल से बंद है, मतलब एग्जांपल के लिए कि हम्म। तिरंगा नहीं आ रहा, तिरंगा आएगा या नहीं आएगा, तो कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं मत लाइए, बंद ही है अच्छा है। तो उसके थ्रू फॉरम पे अच्छा खासा डिस्कशन होता था। आजकल खैर जो ग्रुप्स पे डिस्कशन होता है उस तरीके का नहीं, बट क्रिएटिव और काफ़ी चीज़ें होती थी जिसपे कि संजय जी या इवन अनुपम जी काफ़ी फोकस होता था। वो गो थ्रू करते थे और वहाँ से जो कुछ सजेशन या कंप्लेंट्स वगैरह मिलती थी उस पर काम करके फिर आगे काम किया जाता था आइडिया स्टोरी पर। तो फिर संजय जी ने से बात होनी शुरू हुई याहू मैसेंजर के थ्रू। उन्होंने खुद मतलब मैसेज करके बोला, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा था, वो डिस्कशन के थ्रू या जो भी एक मॉडरेटर था तो थोड़ा उसका भी एक थोड़ा फ़ायदा हुआ कि हाँ ये मॉडरेटर है। तो संजय जी से बात हुई, पता चला कि मूवी वगैरह बनने का चल रहा है नागराज का। तो फिर संजय जी ने कहा कि आ जाओ दिल्ली डिस्कस करते हैं। ये जो अच्छा, ये तो बात की बात आ रहे हो आप। मूवी उस टाइम कौन सी मूवी बननी थी? एक तो वो नागराज पे मूवी का वो उसी समय से स्टार्ट हो गया था। स्टूडियोज से बात चल रही थी, हाँ हाँ एनिमेशन एनिमेटेड और एनिमेशन मूवीज का चल रहा था चल उस रहा था समय। कुछ उस टाइम पे। अच्छा, एक तो उन्होंने कोई 2007 की बात है ये। हाँ, और आई थिंक प्रलय आई थी 1999 98 99 में। हाँ उस टाइम पे भी उनका 90 कुछ प्रोमोस वगैरह शूट हुए थे 97 97 में। 97 में हाँ, प्रलय आई थी, प्रलय जो नाच। सोनू सूद के साथ शूट हुआ था वो। हाँ हाँ वो तो ऐड था, वो वो तो ऐड था, ऐड था। उसके ऐड था। अलावा 2002 या 2003-04 में एक नागराज की कार्टून मूवी बन रही थी जो कि राज कॉमिक राज आर्टून स्टूडियोज से ही बन रही थी। चौबे जी उस चीज़ को मतलब प्रोजेक्ट देख को रहे थे। सुपरवाइज कर रहे थे, बट खैर वो नहीं आ पाई फ्लोर पे। बाद में शायद उसको सीडी के थ्रू देने की बात हुई थी, बट वो भी नहीं हो पाया। एनीवे, तो फिर आप जब वो आरसी से जब बातचीत हुई संजय सर ने, आई थिंक प्राइमरी स्कूल के बाद जो टीचर्स ने उस टाइम आपके अंदर देखा था वो फिर सीधा संजय सर फिर ने देखा, संजय जी ने देखा, सीधा संजय सर ने देखा। उन्होंने मतलब मुझे बिना देखे ही देख लिया। बिना बिना ये देखे है वो लड़का। हाँ इसमें वो बात है। हाँ तो तो आप एक्चुअली दिल्ली गए क्या फिर, या कैसे बातचीत हुई आगे? हाँ नहीं मैं दिल्ली गया था। संजय जी ने कहा कि आ जाओ दिल्ली करते हैं डिस्कस। तो इतना तो खैर नहीं था मेरे अंदर से उस चीज़ को लेके, बट सामने वाला आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो यार अपने आप को लेट डाउन क्यों करोगे फिर। सही बात है। तो ठीक है, फिर हम लोग गए हैं वहाँ पर। मेरे साथ शादाब सिद्दीकी जो कलरिस्ट हैं, कलरिस्ट हैं हाँ राज कॉमिक्स के, वो भी गए थे। कार्टून एनिमेटेड मूवी भी चल रही थी उस समय, चौबे जी जिसको सुपरवाइज कर रहे थे। ये 2003 या 4 की बात है। उसके बाद 2007 में जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, तब संजय जी से बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि मूवी पर भी काम चल रहा है। मेनली 3D मूवी होने वाली थी वो, 3D अच्छा। एनिमेशन। हाँ, ट्राइन करके एक स्टूडियो था, एनिमेशन स्टूडियो, उससे बात चल रही थी। तो एक छोटा सा टीजर बना के दिया था उन्होंने, उसमें नागराज, ध्रुव, डोगा, फाइटेटोड्स और शक्ति। नागराज, ध्रुव, डोगा, फाइटेटोड्स, शक्ति थी या नहीं थी नहीं पता, बट उसके क्लिप के क्लाइमैक्स में एक लड़की होती है जो कि एकदम से उसके अंदर से बॉडी से प्रकाश वगैरह प्रस्फुटित होने लगता है। तो हम लोगों ने सोचा था शक्ति ही रही होगी, बट मे भी नहीं थी। तो हाँ, उसी दौरान ये बात चल रही थी तो संजय जी ने कहा कि आ जाओ। तो मैं शादाब सिद्दीकी जो कलरिस्ट हैं हमारे राज कॉमिक्स के लिए और बाकी पब्लिकेशंस के लिए भी काम किया है उन्होंने। तो हम लोग बचपन के दोस्त थे ही, कॉमिक्स वगैरह और साथ में काफ़ी कुछ किया है कॉमिक और दूसरी चीज़ें भी। तो संजय जी ने बुलाया तो हम लोग चले गए थे। 2007 की बात है। 2007 अक्टूबर। हाँ हाँ। अक्टूबर नवंबर, या मेनली अक्टूबर ही था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि
जहरीला बारूद रिलीज होने वाली थी उस समय, अच्छा। और संजय जी ने तभी अनाउंस किया था कि हर 5 अक्टूबर को मतलब हर 5 तारीख को नागराज की या सेट वो रिलीज होगा, और जन्म दिवस पे। 5 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो जहरीला बारूद ही थी जहाँ तक मुझे याद है वो। अक्टूबर में होता है, नवंबर में होता है उनका, मैं भी थोड़ा अक्टूबर श्योर नहीं हूँ। अक्टूबर अक्टूबर ना। अक्टूबर 5 अक्टूबर। हम्म। तो तभी उन्होंने शायद अनाउंस किया था कि हर साल 5 अक्टूबर को हम्म। नागराज का जन्म दिवस मनाया जाएगा, ऐसा कुछ। तो संजय सर ने मतलब स्पॉट कर लिया था आपके अंदर का टैलेंट, हाँ, मतलब बीच में थोड़ा गैप अब रहा। उन्होंने क्या क्या स्पॉट किया, कैसे स्पॉट किया, वो तो वही बता वही बता सकते हैं। सकते हैं, हाँ। क्योंकि मेरा लिटरली मतलब ठीक है, सजेशंस देना और एक क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होना एक अलग बात होती है। हम्म। बेसिकली परिकल्पना करना अलग बात होती है, हम्म। और परिकल्पना को एज इट इज या परिकल्पना को लेके उस उसको पे लेखन का कार्य लिखना, करना। उसको डेवलप करना, उसमें डायलॉग्स लिखना, और उसको बेसिकली आपकी परिकल्पना को एक मंतव्य या गंतव्य तक ले जाना, वो बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट तो होता ही है, बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार तो आई थिंक गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते वो काफी चेंज भी हो जाता है, जिस तरह बहुत से उसका बहुत प्रारूप तैयार होता है। बहुत, क्योंकि परिकल्पना तो सिर्फ इतनी सी भी हो सकती है। मतलब हाँ, समझ गया। मैं परिकल्पनाकार को यहाँ कमतर नहीं बताना चाह रहा, बट हाँ, मैं एक बोल हाँ, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि यार परिकल्पना आपको आइडिया है, यार हाँ। नागराज में ध्रुव में अगर नागराज की शक्ति आ जाए तो क्या होगा, ये हम्म। परिकल्पना हो गई। अब आपने बोल दिया मुझे। बेसिकली जो कुछ अंग्रेज बच्चे हैं हमारे ऑडियंस में, और जिनको परिकल्पना का मतलब नहीं पता, इट्स बेसिकली हाइपोथेसिस कि हम एक इमेजिन करते हैं, एक परिकल्पना करते हैं, एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जहाँ पे जो कहानी का प्रीमाइस बन सके। तो वो चीज़ें, और जब तक वो पेन पेपर पे आती हैं वो चीज़ें, राइट थोड़ा राइट। डिफिकल्ट होता है, काफ़ी हद तक चेंज भी हो जाती हैं। हाँ, हाँ। तो उस समय तो खैर जैसे मैंने कहा मेरे अंदर राइटर के जीवाणु कीटाणु तो खैर अगर थे भी तो मुझे भी नहीं पता था उनका कि मैं हो सकता हूँ वो या नहीं हो मैग्नीफाइंग सकता हूँ। ग्लास लेके बैठे थे संजय जी, राइट, दिख गया उनको। दिख गया होगा। सारे कीटाणु दिख उन्होंने गए। एक्सरे सब कर लिया जीवाणु होगा मेरा, कीटाणु सब दिख गए उनको। एक ही बार में। हाँ। क्योंकि मेरा फोकस बेसिकली आर्ट की तरफ ज़्यादा था, ड्राइंग करना। मतलब बचपन से ही था, 4th 5th से नागराज ध्रुव बनाना स्टार्ट कर दिया था, और शायद मैं एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना चाहता था। हम्म। संजय जी को दिखाए भी थे मैंने, हम्म। और जब संजय जी से बात हुई और इस तरीके से कनेक्शन हुआ तो एक अंदर से वो लगा कि हाँ यार चलो यार, वो जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट है कॉमिक बुक नहीं तो भी आर्टिस्ट जो है वो, वो उसको शायद मौका मिले। मौका मिल जाएगा। हम्म। पर पता नहीं ये संजय सर के प्लान्स ट्रैक, कुछ और थे। वो होती है ना, रेलवे ट्रैक होता है, एक कहाँ इधर से जा कहाँ। रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है, और एक हाँ, लाइनमैन होता है, उसको पता होता है कि यार नहीं, इस हाँ। ट्रेन को यहाँ से नहीं गुजारना है, इसको यहाँ से गुजारना है। हम्म। तो संजय जी ने एक्चुअली वही ट्रैक, मतलब ट्रैक लाइनमैन चेंज का, कर दिया हाँ, आपका। ट्रैक चेंज कर दिया उस उनके हिसाब से, या मैं अपने लिए भी बोलूँ तो सही किया था हम्म। उन्होंने। हम्म। हाँ, इस वजह से आप बोल सकते हो मेरे अंदर का आर्टिस्ट मारा गया बेचारा। मारा गया। नहीं नहीं, वो जीवंत करेंगे आपके अंदर के आर्टिस्ट को। कोई हाँ ना कोई ऐसा मौका जरूर आएगा कि आपका वो ट्रैक फिर चेंज होके हाँ, वो आर्टिस्ट भी घूम बाहर फिर के निकले, आएंगे, घूम घूम फिर फिर के के आएंगे। आएंगे। मेट्रो नहीं क्या, कौन सी, बुलेट ट्रेन चलाएंगे बुलेट फिर। ट्रेन चलाएंगे, और फास्ट पेस आपका घर वापसी होगी एज एन आर्टिस्ट। राइट। तो तो संजय जी और राज कॉमिक्स से जुड़ने का यही मौका था वहाँ से। इस तरीके से मैं राज कॉमिक्स से जुड़ा, हम्म। और फिर संजय जी उस एक पर्टिकुलर मुलाकात के बाद फिर संजय जी, क्षितिज पाधे जी करके हैं हमारे, उनका नाम अपने परिकल्पना में पड़ा होगा। हम्म। आतंकर्ता नागराज की काफ़ी सारी स्टोरीज की परिकल्पना उन्होंने की है। तो वही जैसे परिकल्पना की बात हो रही थी, तो आइडिया उन्हीं का था, भाई जी ने फिर एलाबोरेट किया, लिखा, स्क्रिप्टिंग करी, की। हाँ डायलॉग्स वगैरह। हाँ। हाँ। तो क्षितिज पाधे जी ने और संजय जी ने मिलके ये अपना वो किया कि यार एक ट्रांजिशन फेज में आ चुके हैं हम राज कॉमिक्स, तो अब हमको नए टैलेंट की ज़रूरत है, नए राइटर्स, नए आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो खैर मिल चुके थे, ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश जी और ललित सिंह जी, अभिषेक मनसूनी जी, और सुधांशु जी, मतलब आर्टिस्ट तो प्रदीप सरावत जी।
इन लोगों के रूप में आर्टिस्ट बहुत सारे मिल चुके थे ट्रांजिशन फेज के, मतलब नए नए न्यू जनरेशन के। राइटर्स बेसिकली नहीं मिले थे या नहीं ही थे। तो फिर संजय जी और क्षितिज भैया ने मिलके एक फैन टैलेंट हंट या फैन मीट ऑर्गेनाइज की जनवरी में, जिसमें कि फोरम पे ही जितने भी अपने यूजर्स थे उसमें उनमें से जिनको लिखने का बेसिकली लिखने का कीड़ा था, हाँ। उन लोगों को इनवाइट किया था और उन लोगों को एक प्रोसेस समझाते हुए, या एक कॉमिक बुक राइटिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ। और उसी के थ्रू राज कॉमिक्स को भी एक नए राइटर्स मिल जाते हैं। तो मैं संजय जी से मिल चुका था, लेकिन यार राइटर का कीड़ा एक्चुअली उस समय भी नहीं था मेरे अंदर। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, कि बाकी सब तो आ रहे हैं, ठीक है आप करो। तो क्षितिज भैया ने भी बोला और संजय जी ने भी कहा, तो मैं और शादाब मतलब फिर से चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने जो आइडियाज़ वगैरह डिस्कस हुए थे उसमें पार्ट लिया था काफ़ी। बट वही है, स्टोरी वगैरह का ज़्यादा हो नहीं, एडिटोरियल वर्क या एडिटोरियल प्रोसेस मेरे को ज़्यादा समझ में आई थी कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। हाँ फॉर नाउ, अभी तक। हाँ फॉर नाउ, मतलब ठीक है एक आइडिया है, उसको आप इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, या आप इसको इसमें टर्न ये इसमें ट्विस्ट ये दे सकते हो। तो वो प्रोसेस थोड़ा मेरे को ज़्यादा समझ में आया था। तो उसके लिए फिर संजय जी ने बोला कि ठीक है तुम एडिटिंग का काम देखो। हाँ एडिटिंग है, मतलब रेगुलर आ जाओ। तो मार्च 2008 मार्च फरवरी या मार्च में फिर मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया था संजय जी को। फिर उसके बाद तो फिर अभी तक चल रहा है। अच्छा अच्छा। और इनिशियल दौर कैसा था वो जब आप आरसी से जुड़े, कॉमिक्स के क्षेत्र से खासकर? तो शुरुआत आपकी आरसी से ही हुई मतलब? शुरुआत आरसी से ही हुई। मतलब ड्रीम कम ट्रू भी मैं क्या बोलूँगा, मतलब हाँ, काफ़ी लोग अलग का ही, तो हाँ, मैंने देखा कि जो पृष्ठभूमि रही ना कहीं आरसी का एक रोल रहा है और जुड़े भी रहे हैं वो एज एन इंटर्न, एज अ फैन। तो ये आपका फर्स्ट जॉब था मतलब कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद की बात करें? हाँ मतलब वो संजय जी की ही संजय जी का ही वो है जो उन्होंने मुझ में देखा कि हाँ ये इसका टैलेंट दबा के रखा है इसने उसको बाहर निकालते हैं खोद के। तो ये मतलब जो आरसी के साथ आपका एसोसिएशन ये शुरू हुआ, तो ये मतलब आज तक नो डाउट चले आ रहा है, लेकिन आपने एक किस एक दौर से मतलब बाकी जगह भी काम करना शुरू किया, बाकी जगह भी आपके एसोसिएशन हुए, क्योंकि आपके काम की एक वैरायटी रही है और बाकी और पब्लिशिंग हाउसेस भी आपने कवर करे हैं, उनके लिए भी आपने काम किया है। बाकी पब्लिशिंग हाउसेस के लिए तो खैर बहुत बाद में बहुत बाद में काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिकली टाइम नहीं मिल होता पाना, आपके हाँ। पास, या टाइम मिलता नहीं है करने के लिए, या एक आपका वो होता है कि अरे यार नहीं अभी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ के लिए तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। और एक रुझान भी होता है कि नहीं यार, या आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता होती हैं कि नहीं यार इतना दिमाग नहीं है तो इसी के साथ रहो अपन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा भी नहीं कभी, और मौका नहीं मिला ये भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अप्रोच तो खैर किया था मुझे थ्रू आउट जर्नी। बट हाँ मेनली दूसरे पब्लिकेशंस के साथ जुड़ने का काम स्टार्ट हुआ 2018 या 19 से। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब मैंने आपके कुछ एक काम को पढ़ा भी है, देखा भी है, अघोरी का ट्रांसलेशन काम आपने देखा था, तो पहला मतलब डिवीजन किस किस कॉमिक्स के साथ हुआ या किस पब्लिशिंग हाउस के साथ हुआ, अदर देन आरसी? अदर देन आरसी का मैं बोलूँ तो बहुत पहले सुशांत जी जो हैं उन्होंने अपना फिक्शन कॉमिक का वर्क स्टार्ट किया था, तो उसमें थोड़ा मैंने एज अ मतलब हम लोग तो बड़ी आर्टिस्ट क्रिएटिव बडीज बोल सकते हो हम लोगों को, कि जब 2008-7-8 में मैं गया था राज कॉमिक्स, तो हम लोग 4-5 लोग थे, मैं अनुराग कुमार सिंह जी, सुशांत भाई
और शादाब सिद्दीकी भाई। तो ये हम लोग चारों साथ ही रहते थे। राज कॉमिक्स के प्रीमाइसेस में ही एक रूम हम लोगों को संजय जी ने दे दिया था कि जाओ तुम्हें जो करना है इस रूम में करो। वो रूम एक्चुअल में काफ़ी क्रिएटिविटी से भरा हुआ था रूम। वो अनुपम जी वहाँ पर बैठ के अपना स्टोरीज और आर्ट किया करते थे। पर वो फिर अनुपम जी ने घर से रहकर ही काम करना स्टार्ट किया तो रूम वैकेंट हो गया। और हम लोग गए और हम लोग इधर उधर कहीं बाहर लेते तो संजय जी ने कहा चलो ये रूम खाली है तो हम लोग इसी में यहीं पे सेट हो जाओ और अपने सारे क्रिएटिव जूसेस यहाँ निकालो। हाँ हे भगवान कितना साउंड कर रहा है। ठीक है। सो मंदार भाई, ये तो मतलब जैसे आपका आरसी से किस तरह जुड़ना हुआ और उससे फिर आप किस तरह से ये एसोसिएशन या रिलेशनशिप में कहूँ आगे बढ़ा, वो बात हुई। आपका आरसी के अलावा और भी काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस के साथ एक सक्सेसफुल एसोसिएशन रहा है, तो थोड़ा क्विकली आप अगर बता पाएँ कौन कौन से वो पब्लिशिंग हाउसेस हैं अदर देन आरसी। टिल डेट तो मेरा काफ़ी सारे पब्लिशर्स के साथ काम करना हो गया है। पोर्टफोलियो बोला जाए तो हाँ। अच्छा खासे नाम जुड़ चुके हैं। बेसिक इनिशियली तो खैर राज कॉमिक्स का ही वर्क कर रहा था मैं। एक होता है ना आपका कंफर्ट जोन भी होता है या फिर आपके माइंड में होता है कि यार नहीं यार ये थोड़ी नई चीज़ है, क्या पता। तो अदर देन आरसी इनिशियली तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फेनिल जी ने कुछ भाषा शुद्धिकरण के लिए प्रूफ रीड वगैरह के लिए कुछ 2-4 टाइटल लिए थे इनिशियली, शायद उसमें से भी मैंने 1-2 ही किए थे। कौन से फौलाद का था एक तो जो फौलाद एक और था। राज कॉमिक्स के अलावा इनिशियली फेनिल जी के लिए कुछ भाषा शुद्धिकरण वगैरह का वर्क किया था मैंने, प्रूफ रीडिंग का। हाँ प्रूफ रीडिंग का। फौलाद उनका जो मेन कैरेक्टर है, एक ब्लैक गोल्ड करके कॉमिक थी। और वो फिर उसके बाद सुशांत जी के साथ थोड़ा वर्क किया है, सहयोग किया है बेसिकली। वर्क नहीं बोलूँगा, दोस्त लोग ही हैं हम लोग। तो उसके अलावा फिर पहला शायद बुलसाई का किया था, यज्ञा की थी। उसके बाद फिर इंडस वर्स के लिए वर्क किया था आलोक जी के साथ में। फिर होली गाँव के लिए रावणायन किया था, ट्रांसलेट प्लस लेटर्स। वो पहला प्रोजेक्ट था होली गाँव के साथ। फिर याली के साथ काम किया सीएनए में, जैसे कोडनेम अल्फा। प्रतिलिपि के साथ भी थोड़ा बहुत है वर्क, एसोसिएशन रहा है। हाँ। बस काफ़ी है। और अब आगे जो जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा स्वयंभू कॉमिक्स, भूपिंदर जी, इनकॉग्निटो। राइट। अच्छा खासा पोर्टफोलियो अभी आपका बन गया है। भगवान की कृपा से और संजय जी की। इफ़ यू हैव टू फ्लॉन्ट अराउंड है ना कॉमिक्स इंडस्ट्री में, तो भाई गुड बॉडी ऑफ वर्क एक है मेरा जो बन चुका है पीछे। सो आप काफ़ी रोल्स में हमको नज़र आए, ठीक है। हमने आपका थोड़ा काफ़ी वेरीगेटेड आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो देखा। संजय जी से बातचीत के कुछ अंश भी मुझे याद आ रहे हैं। तो आपको हमने राइटर के तौर पे देखा है, आपको हमने एडिटर के तौर पे देखा है, आप प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, आप लेआउट भी देखते हैं, आप स्पीच बबल्स को क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या उनका डिज़ाइनिंग होना चाहिए, ये सब काम देखते हैं। तो ओवरऑल जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है, अगर हम नॉर्मल सी कोई कॉमिक्स उठाते हैं, इसको पढ़ते हैं, सो आर्ट वर्क और स्टोरी हमारे माइंड में ताज़ा रहती है क्योंकि हम यही दो मेन कंपोनेंट समझते हैं। बट उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और ओवरऑल कॉमिक्स एक्सपीरियंस, जो कॉमिक्स रीडिंग एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाते हैं वो। राइट। हाँ, तो इतने सारे रोल्स आप निभाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से रोल में ज़्यादा मतलब सहजता महसूस करते हैं या आपको मज़ा आता है करने में? सहज तो ऑफ कोर्स आप सभी रोल्स के साथ हैं, बट आपको मज़ा किस चीज़ में ज़्यादा आता है? एक्चुअली कॉमिक्स एज अ होल ही अपने आप में बहुत क्रिएटिव चीज़ है। तो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की बात अगर करूँ या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। जिस चीज़ में क्रिएटिविटी आप डाल रहे हो, लगा रहे हो, अब वो स्टोरी का सीन लिखना हो, डायलॉग लिखना हो, या आर्ट बनाना हो, इंक करना हो,
या स्पीच बबल्स सेट करने हो, एडिटिंग करने हो, तो जिस चीज़ में आप क्रिएटिव इनपुट डाल रहे हो उस हर चीज़ में आपको मज़ा आएगा। अच्छा, बहुत ही पॉलिटिकल रिस्पॉन्स दिया, बट नहीं, देन ठीक है। मैं अपने लिए, मैं अपने स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, क्योंकि हाँ हाँ मैं मतलब भगवान की कृपा से मैं स्टोरी भी लिख लेता हूँ, हाँ। डायलॉग्स भी लिख लेता हूँ मैं, हम्म आर्ट वर्क बनाने का भी मुझे शौक था, तो हम्म आर्ट भी कर लेता हूँ मैं, हम्म इंक मैं ऑलरेडी कॉमिक्स में कर ही चुका हूँ, हम्म और लेटरर तो मैं एस्टेब्लिश हो ही चुका हूँ लोगों की हम्म नज़रों में, हम्म ट्रांसलेट भी मैं कर लेता हूँ, हम्म एडिटिंग भी मैं कर लेता हूँ, बस अब पब्लिशर बनना बाकी है। हेल्दी कंपटीशन होगा अगर आप इस रोल में भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। होप बट सो। देन कोई एक ऐसा रोल जिसमें आपको लगे कि मतलब भाई इस पे हमको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, या कुछ टाइम अगर इस पे फोकस करूँ तो ऐसा कुछ आता है मन में? मुझे, हम्म हाँ, आर्ट वर्क पे मैंने और ध्यान दिया होता तो शायद मैं, अभी स्टेज पे अगर आप ऐसा बोलोगे तो काफ़ी पब्लिशर्स दुखी हो जाएंगे जो आपको बाकी रोल्स के साथ के हिसाब से नहीं, जुड़े मैं हुए हैं। इनिशियली मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बचपन से मेरा आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था, और झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं राज कॉमिक्स से जुड़ा भी गया था, राज कॉमिक्स के स्टूडियो में गया था संजय जी से मिलने पहली बार, हम्म तो मेरे माइंड में यही था कि यार ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम्म अब मैं अनुपम जी या मनु जी जैसा आर्टिस्ट तो बन ही जाऊंगा, हम्म घिसते घिसते, किससे किससे। एकदम से नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, हाँ बट हाँ एक गाइडेंस मिल जाएगी तो मैं करूँगा। लेकिन फिर वही है, संजय जी ने फिर ट्रैक चेंज कर दिया, हम्म तो मैं स्टोरी टेलिंग और उस संजय सर द एडिटिंग लाइन में, मैन खटाक हाँ, दूसरी पटरी पे जा। दूसरी पटरी पे जाऊँ, तो मैं उससे जुड़ गया। हम्म हालांकि अब कीड़ा है ना अंदर, हम्म मरेगा थोड़ी वो, बेशक दबा दिया आपने, पर है तो जिंदा ही। तो बीच बीच में थोड़ा आर्ट वर्क से रिलेटेड करता रहता हूँ, इंकिंग मेरे को बहुत लगता है कि यार मेरे को हम्म मैं सहज हूँ उसमें, पर मौका नहीं दिया जाता। मौका नहीं दिया जाता। यह तो गलत बात है, इस बारे में हाँ, किसी अलग फोरम पे चर्चा की हाँ, जाएगी। बहुत बहुत और सताया हूँ मैं बहुत इस सताए मामले हो में। मतलब मौके का, और कुछ लोगों के हाँ, तो किस मेरे मेरे अंदर के आर्टिस्ट को दबाया गया दबाया है, गया है, राइट, दमन हुआ इसका। दमन हुआ है। हाँ, अ, उभरने नहीं दिया। हाँ, उभरने नहीं दिया। अब तो खैर बेचारा खोसा ही गया है, क्योंकि मैंने इसको एक पर्टिकुलर एज तक आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, क्रिएटिविटी नहीं है, बेशक आप लाइनें खींच सकते हो, बट क्रिएटिविटी जिस हम्म टाइम में आपने आनी थी वो हम्म स्टेज शायद गुजर चुका है मेरे हिसाब से। हम्म। तो हाँ, मैं यही बोलूँगा कि सहज तो मैं सभी के लिए हूँ, मज़ा सभी में आता है। हम्म जो चीज़ आप देखते हो वो आपको खुशी देता है कि यार मैंने ये हम्म डायलॉग इतना अच्छा लिखा था, ये हम्म सिचुएशन इतनी अच्छी लिखी थी, हम्म या ये मैंने इंक इतना अच्छा किया था। आपके अलावा जब दूसरे आपको बताते हैं कि अरे यार वो डायलॉग था या वो सिचुएशन में पढ़ा तो मेरा पेट हंस हंस के पेट दो गया, दुखने या फिर लगा, कोई या बड़ा वो इतना इंप्रेसिव लगा डायलॉग। इमोशनल सिचुएशन थी वो, हम्म तो मैं बहुत इमोशनल हो गया उस चीज़ को। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो हम्म जब लोगों ने कोड नेम कमेंट पढ़ी थी, हम्म तो उसमें कुछ एक सीन थे, लोगों को काफ़ी इमोशनल लगे थे। हम्म श्वेता और नताशा का कन्फ्रंटेशन जो होता है, वो उसको थप्पड़ मार देती है पहली बार, वो लोगों ने बोला था कि बहुत इमोशनल ध्रुव था वाला उनको। है। हाँ, मतलब ध्रुव मर गया है, और उसको पहली बार पता चलता है कि ध्रुव मर चुका है। और हम्म। नताशा को श्वेता कन्फ्रंट करती है कि यार मैं तुझे छोड़ के गई थी, हम्म कि भैया का ख्याल रखना मेरे पीछे, तो तूने क्या किया। तूने क्या किया। तो उसको थप्पड़ मार देती है वहाँ पे, तो अभी भी देखो गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। मेरा इनफैक्ट यहीं पे आ रहा था, मेरा अगला सवाल यही था कि हाँ, आपने जो भी आपका बहुत डिफरेंट बॉडी ऑफ वर्क रहा है और बहुत वैरायटी से भरा हुआ, हम्म, तो एकदम फेयर असेसमेंट के साथ आप बोलना कि आपको अपना किया हुआ जो आज तक का कार्य है उसमें कौन सा कार्य उत्कृष्ट लगता है, कि आपको लगता है कि हाँ भाई बाकी सब भी मैंने अच्छा किया है बट ये तीन चार चीज़ें मैंने थोड़ा अच्छे बेहतर तरीके से करी हैं, या जिसने आपको संतुष्टि सबसे ज़्यादा दी हो। संतुष्टि सबसे ज़्यादा मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक या रिव्यू आपको जब मिलते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि यार अ, मतलब मज़ा ही आ गया था, तो एज अ क्रिएटिव मैं, पर्सन हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने लोगों को कुछ डिफरेंट दिया,
तो वो मेरा बेस्ट है, क्योंकि लोग उसको याद रखते हैं। तो जो जिस चीज़ को लोग याद रखते हैं आपका, वो आपका बेस्ट है। तो उन डिफरेंट चीज़ों के नाम कुछ अगर आप बताओ यहाँ पे तो। अब जैसे हिंडोला ले लो आप, तो हिंडोला इनिशियली जिस फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ था वो हास्य डोला। हास्य हिंडोला, तो वो सुशांत जी और बसंत जी। बेसिकली सुशांत जी, बसंत जी, इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो वो क्या जोक होते थे, छोटे छोटे शॉर्ट जोक्स होते थे। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा डेवलप किया कि यूनिवर्स सा बना दिया है कि बच्चे किड सुपर हीरोज हैं, और उनका आपस में ही किस तरीके से वो लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं या जन्मोत्सव मना रहे हैं। फिर उससे थोड़ा हम और आगे बढ़े तो उसको स्कूल में हमने कन्वर्ट कर दिया कि एक हिंडोला हाई करके स्कूल है, जहाँ पे बेसिकली जो विलेंस हैं सारे वो टीचर्स हैं, और ये जो हमारे हीरोज हैं बच्चे, वो सारे पढ़ते हैं वहाँ पे। तो वो एक थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट बोलूँगा मैं अपने लिए कि विलेंस हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जैसे कि हर बच्चे के लिए एक टीचर विलेन ही होता है। और जो फेवरेट नहीं होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए टीचर्स विलेन होते हैं कि अरे यार आज इसका इस सब्जेक्ट का टीचर मुझे पढ़ाने आएगा, मेरे को नहीं पढ़ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो एक अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट है। प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को शरारतों को वो करता रहता है। तो लोगों को कुछ डिफरेंट मिला है, और उसको लोग याद रखते हैं और उसकी डिमांड भी करते हैं कि यार वो अच्छी चीज़ थी। तो लगता है कि हाँ यार, बट किसी ना किसी फॉर्म में वो भी कंटिन्यू है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो चल रही है अभी कंटिन्यू है। अभी मैंने मारा, किसने झापड़ मारा ध्रुव को। हाँ। वो तो उस तरीके से लगता है कि हाँ यार कुछ इनपुट दिया है, कुछ डिफरेंट हुआ है और किया है, पसंद किया गया है। हाँ। तो उसको आप बोल सकते हो शायद उत्कृष्ट काम है। कोड नेम कॉमेट उत्कृष्ट काम है। हाँ। निर्मूलक उत्कृष्ट काम है, डोगा निर्मूलक। हाँ। बेशक उसको लेकर लोग डिवाइडेड हैं क्लाइमेक्स को लेके, बट मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट दिया है उसमें अपना। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग कंप्लेन ही करते हैं, पढ़ने पसंद करने वाले भी बहुत हैं। और वो डिवाइडेड ओपिनियन तो हर एक चीज़ को लेकर समाज में होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर्ट को लेके थोड़ा मैं वो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिला, जैसे मैंने कहा। तो वहाँ पे पहचान बनानी थोड़ी बाकी है। नहीं, वो एक मिसिंग पीस भी आपके पजल का पूरा हो जाएगा। सर ये जो आर्टिस्ट की बात करिए, आई थिंक ये इकलौता एक मिसिंग पीस है आपके पजल में जो जल्दी कंप्लीट होगा। अगर कुछ महानुभाव इस वीडियो के समय देख रहे हैं तो आप, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है, आप समझ जाइए। उन्होंने ऑफ कैमरा भी बोला होगा, बट मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ टुडे कि आप प्लीज़ उनके अंदर के आर्टिस्ट को पहचानिए, उसका दमन मत कीजिए, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालिए। चाहे हास्य हिंडोला के जो प्रतियाँ आती हैं भले ही बाहर निकाल के फेंक दो उनको, जो नई कॉमिक्स आ रही है उनके पेजेस पे फेंक दो उस आर्टिस्ट को, बट प्लीज़ थोड़ा सा मौका दीजिए। और हास्य हिंडोला की बात कर, थोड़ा सा एक सीरियस मुद्दे पर आते हैं। सॉरी मंदार भाई, कोविड के दौरान जो ये कोविड का जो 2 साल का टाइम रहा, पूरे ना सिर्फ इंडिया के लेवल की पूरे दुनिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। तो कुछ एक अच्छी बात जो हुई इस दौरान वो थी, उनमें से एक था कॉमिक्स, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का रिवाइवल। तो ये जो रिवाइवल हुआ है पिछले 2 सालों में, जो पुराने ही लोग वापस जुड़े हैं या कुछ एक नए एडिशन भी हुए हैं, इस पूरे रिवाइवल को आप किस तरीके से देखते हैं? पॉजिटिव साइंस हैं वैसे तो। देखिए आप, तो बहुत सारे जो 20-25 साल का गैप हो गया जिन लोगों को 98 99 में, सॉरी 97 में लास्ट कॉमिक पढ़ी होगी, उन लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में अभी भी कॉमिक आती है। बीच में इक्का दुक्का इंस्टेंसेस हो जाते हैं कि आप किसी को बोलते हो तो वही पूछते हैं, अरे कॉमिक अभी भी आती है। तो उस दौरान ये अच्छा हुआ कि डिजिटली लोगों को कॉमिक अवेलेबल हो गई, थैंक्स टू द पायरेट्स। पायरेसी तो बहुत चली, बट एनीवे पढ़ तो रहते हैं। हाँ, तो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाती, और कोई टाइम होता तो, बट 20-25 साल बाद लोग लौटे हैं कॉमिक से अपने बचपन के प्यार से बेसिकली। तो वो अच्छा एक साइन था, या बोलूँ है कि चलो आप मान के चलते हो कि यार 1000 लोग तो उस
फेज के दौरान ऐसे लोग जो जुड़ने के अलावा बचे होंगे 1000 में से, जुड़े तो बहुत से लोग थे राइट। लेकिन 1000 लोग मिनिमम अगर और जो बने हुए हैं अभी बने हुए हैं अभी, तो वो साइन रहा है, अच्छा साइन है अभी अभी को देखते हुए। अभी वो देखते हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि वो 1000 भी धीरे 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 अपनी लाइफ में बिजी होंगे, उनका जो बचपन का प्यार वाकई में फिर दोबारा करंट प्यार से रिप्लेस हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो सस्टेनेबल सिचुएशन तो नहीं है अभी भी। और ट्रांजिशन ऐसा है कि अभी भी कॉमिक बाहर भी आप देखो मार्वल डीसी में, तो कॉमिक की सेल एक्चुअल में इतनी नहीं है वहाँ भी। पर वो लोग दूसरे मीडियम में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, वो जंप कर गए थे, एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, मूवीज वगैरह हो गए, मर्चेंडाइज में चले गए काफ़ी वो। राइट। वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट है मर्चेंडाइज का। तो अनलेस कि ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर को देखते हुए यहाँ के कॉमिक कल्चर में इंक्लूड नहीं होती हैं, तो थोड़ा गड़बड़ ही है कॉमिक, पर्टिकुलरली कॉमिक का मामला। क्योंकि बॉलीवुड में मूवीज आती रहती हैं, सुपर हीरोज मूवी बोल देते हैं, लेकिन वो कॉमिक को एज सच एक्चुअली में पर्दे पर उतार नहीं रहे उन कॉमिक्स हाँ, वाले मतलब सुपर हीरोज कॉमिक को। को कोई हेल्प नहीं मिल रही उससे कि हेल्प नहीं कॉमिक मिल रही इंडस्ट्री अगर मैं बोलूँ, वैसे तो कोई इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे, सब इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं। हाँ। तो वो सो कॉल्ड कॉमिक इंडस्ट्री को कोई हेल्प नहीं है। इक्का दुक्का इंस्टेंसेस हैं जो कि अडॉप्टेशन हो रहे हैं, लेकिन इसी तरीके के और अडॉप्टेशन या फिर आपको खुद ही, जैसे मार्वल स्टूडियोज का खुद का वो हो चुका है ना, उनको और किसी की एज सच अब ज़रूरत नहीं है। हालांकि मार्वल स्टूडियोज को भी डिज्नी ने एक्वायर किया हुआ है, बट स्टिल उनका अपना है। हाँ, उन्होंने सबसे अच्छा जो डिसीजन उस समय लिया था वो स्पाइडरमैन को जो लाइसेंसिंग कर दी थी सोनी को, और जो ब्लेड मूवी आई थी उसको, तो वैसा ही कुछ जब तक यहाँ पे नहीं होता तब तक थोड़ा तब तक ये वर्तमान स्वरूप मतलब बेहतरी के लिए नहीं चेंज होगा। राइट। तो मतलब ये तो आपने मतलब अपने कंसर्न्स जाहिर करे मतलब इसको लेकर, बट आशावादी कितने हैं आप मतलब भविष्य को लेकर? क्या आपको लगता है कि कम्प्लीटली इसी बात पर निर्भर करेगा आगे की जो दिशा और जो दशा तय होगी वो इसी बात पर निर्भर करेगी कि इसको एक्सपेंशन की ज़रूरत है? एक्सपेंशन की ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है करंट वर्तमान से ही आप अपना भविष्य बनाते हो, आप भविष्य का सोच के वर्तमान पर डिपेंड नहीं रह सकते। वर्तमान सुधरेगा तभी तो भविष्य अच्छा बनेगा। भविष्य होगा, राइट। तो अनलेस कि आप 20 साल पीछे चले जाओ, 2019 सॉरी 2002 2001 1998 99 98 से पहले तक आप देखो तो बहुत सारे पब्लिशर्स थे, तुलसी, मनोज, राधा, डायमंड। डायमंड तो चलो डायमंड खैर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी उसमें, हर एक पब्लिशिंग हाउस से कॉमिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही थी। और गर्मियों के जो समर वेकेशंस होते थे हम बच्चों के, तो मुझे याद है उस दौरान फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी कॉमिक्स की। राइट, पॉइंट वगैरह तो ठीक है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर वही है 20 साल पहले उन्होंने अपने आप को एक्चुअल में इवॉल्व नहीं किया, हाँ, तो बंद हो गए। बंद हो गए। अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है उसको। अगर मैं नाम नहीं लूँ किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का आज की डेट में, तो जो भी रिवाइवल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप समझ रहे हो किनकी बात कर रहा हूँ, अनलेस वो उसमें कुछ नया नहीं करते हैं, तो कब तक रिप्रेजेंट कर लोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमने हिस्ट्री देखी है, मतलब आज के संदर्भ में देखें तो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री ऐसा है नहीं कुछ, बट हमने गोल्डन पीरियड भी देखा हुआ है जब ये इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो हम उसी मतलब पास में थोड़ा जी रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिक फैक्टर है, हम चाहते हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले। लेकिन वही है, सब लोग आज की डेट में इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमिक्स ला रहे हैं और लिमिटेड कैपेसिटी में ला रहे हैं। सो जब तक एकजुट साथ होके कोई एक इंडस्ट्री के तौर पे मतलब आप लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात आपको वो बेनिफिट्स जो एज एन इंडस्ट्री मिलते हैं कलेक्टिव तौर पे वो भी नहीं मिलेंगे। वो भी, बट वो अगेन वो डिपेंड करते हैं ना आपका, आपकी ऑडियंस कितनी है। मतलब मुश्किल से अगर कोई इंडिपेंडेंट प्लेयर 1000 कॉपीज सेल करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, फिर तो दुखद है, थोड़ा तो चिंताजनक विषय है। चिंताजनक है। और
बाकी सारे प्लेयर्स मिलके भी कितना उठा लेंगे उसको, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि फिर मार्केट छोटा सा है, तो मार्केट शेयर कितना है आपका उसमें। इनफैक्ट जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं हम्म। वो भी मतलब एक अच्छी ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद वो थोड़ा स्ट्रगल स्ट्रगलिंग कर रहे हैं स्ट्रगलिंग। कि उनको अच्छी कोई पॉपुलर कॉपीज़ की रीप्रिंट्स हो या कोई नया वर्जन हो, 2 से 3,000 कॉपीज़ अगर बेचनी हो राइट। तो उसमें भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिल्कुल। क्योंकि वो बायर्स उनको नहीं मिल रहे हैं। बायर्स नहीं मिल रहे हैं। अब लोग बोलते रहते हैं कि यार प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए। प्राइस क्यों बढ़ गए? प्राइस इसीलिए बढ़ गए हैं कि आज से 20 साल पहले जो कॉपी लाखों या हज़ारों में, हज़ारों इन द सेंस कि 10 20 25 30 हज़ार की क्वांटिटी में छपती थी, वो अब मुश्किल से 1000 2000 रह गई है। वॉल्यूम्स ही नहीं है ना। वॉल्यूम नहीं है, और कंटेंट का खर्चा तो सेम ही है। एक कॉमिक को बनाने में आज की डेट में 32 पेज की कॉमिक बनाने के है, मोटा मोटी तौर पे बोल रहा हूँ, डोंट मार्क माय वर्ड्स। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट मार्किंग एनीथिंग। हाँ, मोटे मोटे तौर पे 3 से 4 लाख का खर्चा आता है। अब आप बताओ, मतलब आप खुद समझो कि 1000 कॉपीज अगर आप छापते हो तो आपको उस कंटेंट को बेचने के लिए उसकी एमआरपी कितनी रखनी रखनी होगी पड़ेगी। कि सारी टीम मतलब टीम को आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद आप यार समाज सेवा करने के लिए तो नहीं बैठे हो। नॉस्टैल्जिया फैक्टर अपनी जगह पे है, आप लोगों का बचपन जिंदा रखे हुए हो, पर आप लिटरली आप समाज सेवा करने के लिए नहीं आपको बैठे अपने हो। खर्चे भी चलाने हैं, अपने एक्सपेंसेस देखने हैं। चलो आप अपने मत चलाओ, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पब्लिशर है, उसने ये सोचा है कि यार मेरी टीम को मुझे पालना है, तो आपको वो टीम को तो पालना है। भले ही आप सूखी रोटी खा के जीवित रहोगे, लेकिन आपके साथ बाकी सूखी रोटी खा के थोड़ी जीवित रहेंगे। अरे घी नहीं भी लगाओ रोटी में लेकिन ताज़ी तो दो। राइट। मतलब मतलब पूरा मुद्दे का निचोड़ ये है कि मतलब जब तक राइट। वॉल्यूम्स नहीं है तो तब तक नहीं है, आपको एक आपका जो एवरेज कॉस्ट पर कॉमिक्स है वो कम नहीं होगा। नहीं होगा। सिंपल कॉमर्स है तो, जो चीज़ सिंपल आप इकोनॉमिक्स है। जो चीज़ आपको 100 रुपए की पड़ रही है, उसको आप 16 रुपए में कैसे बेचोगे? कैसे बेचोगे? तो यही है। मेरी तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है मंदार भाई, मैं तो ज़्यादा डिटेलिंग में घुसता भी नहीं, बट प्रकाशन से जो लोग जुड़े हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रीडर वर्ग हैं, वो पाठक हैं, तो उनके लिए सिंपल सा मतलब कैलकुलेशन ये है कि जब तक वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो आपकी प्राइसिंग नीचे नहीं आएंगी। नहीं। अगर जब तक पाठक वर्ग नहीं बढ़ेगा, वो लिमिटेड रह गया है, 1000 2000 3000 मैक्सिमम कॉपी 3000 तक जाती हैं, तो नई कॉमिक्स तो आप लगा ही सकते हैं। एनीवे मतलब वो तो लेट्स सी होपफुली। और रीप्रिंट्स का भी ऐसा है, रीप्रिंट्स एक्चुअल में लोगों का मानना है कि यार जब नई कॉमिक्स में कंटेंट का पैसा लगता है, तो रीप्रिंट्स इतनी महंगी क्यों है, या कंपैरेटिवली वो सस्ती क्यों नहीं आती। तो एक्चुअल में रीप्रिंट्स का जो पैसा है वो आपको सपोर्ट करता है नई कॉमिक को निकालने में। निकालने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीप्रिंट्स बिक रही हैं तो रीप्रिंट्स का पैसा पब्लिशर अपने जेब में डाल के इंटरनेशनल ट्रिप्स पे स्ट्रेस पे जा रहा जा है। रहा है। वो सपोर्ट करते हैं नए कंटेंट को। आप रीप्रिंट्स का बेस हटा दो तो नए कंटेंट बहुत मुश्किल है आज की डेट में सस्टेन करना। ये नए पब्लिशर जो भी हैं वो मेरी बात से शायद इत्तेफाक रख रहे होंगे, बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ज़मीनी हकीकत से तो आई थिंक सभी लोग वाकिफ़ हैं, नए हो चाहे पुराने पब्लिशर्स हों। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब डिसएग्रीमेंट भी दिखाते हैं, डिसअप्रूवल दिखाते हैं, जिनको दोनों पार्ट से अनभिज्ञ होते हैं। एक एक साइड ऑफ स्टोरी ही पता होता है कि उनको लग रहा है कि कॉमिक्स महंगी आ रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना मार्जिन कितना कम है। एनीवे तो ये चीज़ें हम लोग समय के लिए छोड़ देते हैं, शायद समय के बाद कुछ बेहतर राइट आंसर्स राइट होंगे। राइट। टाइम के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होंगी तो इकोनॉमिक्स सुधरेंगे, और जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं कॉमिक्स पब्लिशिंग के वो बेटर होंगे, दाम कम होंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। सो विल लीव इट जस्ट एट दैट। हम वापस आते हैं मंदार भाई आपके पास, और आपने काफ़ी काम किया है कॉमिक्स इंडस्ट्री में, एक अच्छा खासा वक्त गुजार लिया आपने। कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और उसकी कोई एक बात आपको रोचक लगती हो, कोई एक खास पर्टिकुलर बात, या कोई ऐसा एक एपिसोड जो आप अभी मतलब साझा कर पाएँ? कोई भी व्यक्ति मतलब काम के दौरान जिसका बहुत ज़्यादा मतलब हंसी खेल का एनवायरनमेंट हो, या कोई कोई एक पर्टिकुलर अनकैनी बात जो थोड़ी सी डिस्टिंक्ट है उस बंदे की।
उससे जुड़ा हुआ कोई एपिसोड अगर आप शेयर करना चाहें तो। नहीं ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है। मेनली तो संजय जी के साथ ही मेरा बहुत 2007 के बाद से जो क्रिएटिव टाइम आप एक्यूमुलेट करोगे तो संजय जी के साथ ही बीता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक सुशांत पंडा जी हैं और एक अनुराग कुमार सिंह जी हैं जिनको हम अनुराग भैया बोलते हैं। सभी लोग जनरली अनुराग भैया ही बोलते हैं। तो उन लोगों के साथ बीता है और पर्टिकुलर एपिसोड ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ बताने के लिए नहीं है कि यार वो एपिसोड ऐसा हुआ था। बट हाँ विवेक जी को लेकर ज़रूर वो होता था कि जब मैं डिस्कशन करता था विवेक मोहन जी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में बाकायदा राइटर्स वाही जी, मैं हो गया, संजय जी हो गए, क्षितिज पांडे जी हो गए या अनुराग भैया हो गए, तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे। और उस समय मेरा इतना राइटिंग को वो नहीं टाइम नहीं दिया था मैंने, पर हाँ एडिटिंग वाला जो पार्ट होता था तो मैं क्या करता था, मेरा एक ही फोकस होता था कि जो भी आइडिया वहाँ पे डिस्कस हो रहा होता था मैं उसमें लूप होल्स निकालता था। वो निकालता क्या था, वो सुनते सुनते समझ में आ जाते थे, नहीं घुसते थे तो मैं बोलता था नहीं यार ऐसा कैसे होगा, ठीक है, नहीं यार ये तो आपने ऐसा दिखाया तो अब ऐसा थोड़ी होगा, ये कैरेक्टर ऐसा तो कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे। तो वो बहुत अनोइंग हो जाता है। हाँ, हाँ। मेरे लिए नहीं, उन बाकी लोगों के लिए कि यार होता सॉल्यूशन नहीं बता रहा लेकिन पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ों को। राइट। तो तो बेसिकली विवेक जी काफ़ी अनॉय हो गए थे शायद इस चीज़ को लेके। वो गलत वे में नहीं या ग्रज वे में नहीं, पर विवेक जी काफ़ी अनॉय हो गए थे उस चीज़ से। क्या क्या तो, किया उन्होंने? तो उनके रिफ्लेक्स एक्शन कैसे रहता है? कुछ उड़ती हुई चीज़ है आपकी तरफ? उड़ते हुए चीज़ है तो ऐसी बात करते करते मैंने कुछ बोला तो विवेक जी ने मुझसे कहा कि धुंधला धुंधला सा याद है अब तो, पर विवेक जी ने कहा कि कब तक नुक्स ही निकालता रहेगा, कुछ खुद से भी करेगा। अभी टोन डाउन वे में बोल रहे हो हैं? हाँ, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। तो अल्फाज दूसरे हो संजय जी, सकते हैं। हाँ मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, मैंने फेसबुक पे स्टेटस भी डाला था ये टीचर्स डे के इस पर। तो संजय जी मेरे बचाव में आ गए। हाँ, कि करेगा करेगा एक दिन, लिखेगा भी। तो बस वो उनका बोलना था वहाँ पे और फिर एक दिन गुजर चुका है वो। हाँ, एक दिन गुजर गया, एक याद छोड़ गया। मंदार भाई आपसे हमने मतलब काफ़ी कुछ बातचीत कर ली आपके बॉडी ऑफ वर्क के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेस के साथ आपका एसोसिएशन रहा है, और एक अच्छा खासा लंबा सफ़र तय किया आपने। लेकिन क्विकली यहाँ पर मैं एक छोटा ब्रेक लेके एक ये बात ये जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले साल 1.5 साल में मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि ये जो सोशल मीडिया पर हमारी कॉमिक्स फ्रेटर्निटी के जो लोग एक्टिव रहते हैं, तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो एक्टिव पाए जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी एक ओपिनियन रखता है जो भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और अच्छी बात भी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं। बट ऐसा नोटिस किया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपका और विवादों का जो नाता है वो चोली दामन का साथ रखता है, कुछ कुछ काफ़ी हद तक। तो काफ़ी मौक़ों पर ऐसा देखा गया कि कुछ एक अपडेट आई या कुछ एक हलचल हुई उस प्लेटफॉर्म पर, कहीं से कोई कमेंट आया, आपने उस पर कुछ कमेंट किया या आपने कुछ व्यूज़ रखे और फिर वहाँ बवाल हो गया। फिर वो मतलब इंटेंशनल अनइंटेंशनल कहूँगा उसको, लेकिन फिर भी वो कॉन्वर्सेशन थोड़ा नेगेटिव वे में कई बार जाते हुए देखा, कई बार संभला भी, क्लैरिफिकेशन वगैरह आए, फिर नेगेटिव रास्ता पकड़ा गया। तो मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि ये इसको हम संवाद की कमी कहेंगे जो परस्पर मतलब होती है, दोनों साइड से होती है, किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं होती, या फिर ये सोशल मीडिया का जो इल इफेक्ट्स होते हैं कि लिखने का ही माध्यम है अक्सर, और जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेजिंग में भी देखते हैं कि हम कहना कुछ चाहते हैं, कुछ लिखा जाता है, समझा कुछ और जाता है, तो उसका भी एक ये भी एक रीज़न हो सकता है, एक्सप्रेशंस। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो जो कम्युनिकेशन गैप वहाँ पे नज़र आता है, तो वो क्या एक मूल कारण हो सकता है उसका? मे बी
वैचारिक मतभेद बोल सकते हो आप उसको, या फिर अब लोगों ने इमेज बना रखी है तो बना रखी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें मेरा हाथ नहीं रहा होगा, अनइंटेंशनली हो सकता है, हो गया हो। हाथ तो था हाथ और उंगलियां सभी थी, का हाथ नहीं थे अंगूठा था बेसिकली, उंगलियां। और मोबाइल पे बोलूँ तो अंगूठा, और कीबोर्ड पे बोलूँ तो उंगली। तो रहा होगा, बट बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, क्योंकि यार सीधी सिंपल सी बात है, हर कोई अपने ओपिनियन में राइट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमेशा ही गलत है। राइट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा राइट होता हूँ, लेकिन आप ये भी देखो कि यार शायद आप भी कहीं गलत रहे होगे। और जो भी इमेज मेरी विवादों को लेकर बोल दीजिए, या गलत फहमियों को या र्यूमर्स को ही बोल Rumours को र्यूमर्स को ही लेकर। लेकर बोल दीजिए, तो अब लोगों ने बना रखी है, तो मैं क्या करूँगा। हाँ, मे भी हो सकता है कि मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसको आप सरकाज़म समझ लो। मैंने अगर किसी यूज़र के या किसी फैन के पोस्ट फोटो पे उसने अपनी कोई कंप्लेंट लिखी है, या दुख व्यक्त किया हुआ है कि यार मेरी कॉपी फटी हुई आई है, और आई थिंक आप हमको यहाँ ना आप शायद रामायण संपूर्ण नारायण का कुछ एग्जांपल दे रहे थे शायद। संपूर्ण नारायण काफ़ी हाँ, सेलिब्रिटी सेलिब्रेटेड बुक थी। सेलिब्रेटेड। अगर मैं कॉपी की बात करूं इसको, तो काफ़ी महंगी बुक थी। हाँ। और हर कोई यही चाहेगा कि यार इतना पैसा खर्च किया है तो कॉपी अच्छी आए। देखो, कॉपी तो मेरी भी अच्छी नहीं आई है महंगी तो ये भी है, पर कॉपी मेरी भी अच्छी नहीं आई है। तो इसी तरीके से कर्व बाइंडिंग नहीं थी ना, हाँ, कर्व ये कर्व कुछ ज़्यादा फ्लैट लग रहा है। बाइंड होनी चाहिए थी, ये फ्लैट है। तो अब मैं क्या संजय जी के साथ क्या मुंह फुलाकर बैठूं कि आपने क्या भेज दिया मेरे को तो ऐसे ही किसी यूज़र ने अपना डिफेक्टेड कुछ स्क्रैचेस थे बेसिकली, शायद यहाँ कुछ स्क्रैचेस वगैरह लिखे हुए थे, तो इसने डाला हुआ था। तो मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया कि मतलब मुझे जेन्युइनली लगा कि यार नहीं होना चाहिए था इसके साथ, बट आप रोते थोड़ी बैठोगे यार उसके साथ में कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बट आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सहानुभूति जताने के लिए ही कि दुखद है ये, पर होनी को कौन टाल सकता है, क्या कर सकते हैं, मेरा ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन रहा होगा। तो लोगों ने उस चीज़ को भी मुद्दा बना लिया। वो होनी को कौन टाल सकता है, वो उन्होंने सरकाज़म के तौर पे ले लिया। अब आपका वो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था वो पता नहीं, बट नहीं पता चलेगा आपको, नहीं पता unless चलेगा कि आप मेरे से हेड टू हेड बात नहीं कर रहे हो, और मैं वहाँ पे कितने ही एक्सप्रेशन डाल दूँ, आपको लग रहा है कि हाँ ये सरकाज़म है, तो एक जो धारणा बन जाती है वो फिर बनी जाती है। और जैसा कि आपने बोला, मैं तो ऑलरेडी क्या विवाद पुरुष नहीं, वो तो दूसरे वर्ष में चला गया मैं कहा विकास पुरुष का नाम हमने सुना है, और क्या हाँ, महापुरुष का नाम हमने सुना है, विवाद पुरुष की अगर बात करिए, विवाद पुरुष आप बोल सकते हो। मैं फोरम के टाइम से ही मॉडरेटर था, तो थोड़ी बहुत होती है, आपके हाथ में पावर्स हैं, तो आप मे बी कैरिड अवे हो सकते हो। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता है ऐसा मैंने कहीं किया होगा। आपके मन का मैंने नहीं किया तो मैं बुरा हो गया, मेरे मन का आप भी तो नहीं कर रहे हो फिर तो आप मेरे लिए बुरे हो फिर बट आप नाराजगी नहीं दिखा सकते क्योंकि हम कुछ इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे नहीं है नहीं, मैं जनरल वे में बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे मन का नहीं कर रहे हो तो हाँ, तो दोनों साइड से देखो ना। ठीक है, अब चलो ठीक है, मैं राज कॉमिक्स के लिए स्टोरी लिखता हूँ और मैं जॉब नहीं करता हूँ राज कॉमिक्स के लिए। मैं राज कॉमिक्स का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट क्रिएटिव हूँ। तो ठीक है, मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उन चीज़ों को कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक है स्लिप हो जाती हैं, मूवमेंट में चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो आपने की नहीं है उसके लिए आपको अक्यूज किया जाता है। तो आप क्यों उस चीज़ का वो करोगे? नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता और हर चीज़ का माफ़ीनामा भी नहीं होता, और कोई अगर ये एंटिसिपेट करे आपसे तो वो थोड़ा सा बेईमानी है। बिकॉज यार एक तो आप काम कर रहे हो, ऊपर से अगर कुछ त्रुटि हो गई ठीक है, लेकिन अब आप पब्लिक इन जनरल को एक माफ़ीनामा तो नहीं निकाल दोगे।
नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माफीनामा भी दे दूं, लेकिन जेन्युइनली क्या वो मुझ पे थोपी जाए वो चीज़ कि यार तुमने ऐसा बोला। सच किसी से सॉरी बोलने या माफ़ीनामा लिख के देने में या माफ़ी मांगने में दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बात वही है कि जो चीज़ मैंने की ही नहीं है उसके लिए मुझे एक्यूज़ किया जा रहा है। तो मैं ठीक है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बोल देता हूँ सॉरी, लेकिन कब तक बोलूँगा मैं? फिर आप चढ़ जाओगे मेरे ऊपर आगे भी कि यार नहीं ये गलत था, ये आदमी पास्ट में बहुत गलत हाँ, रह चुका ये है, गलत रह इसने चुका फिर है। गलत बोली है। नहीं तो मैंने किस वे में बोला उस चीज़ को, चलो कुछ वाकई कटाक्ष होते हैं तो वो चुपते हैं तो ठीक है, वो खुद भी रिग्रेट होता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, उस समय नहीं आया। बट अब स्क्रीनशॉट का ज़माना है, आप डिलीट करके भी क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो चुके होते हैं, तो यू हैव टू स्टैंड बाय इट कि हाँ यार बोला था। पत्थर की लकीर हो गई। हाँ, पत्थर की लकीर हो गई। बट मैंने उस इंटेंशन से बोला ही नहीं, फिर भी आप मुझे बोले नहीं मुझे पता है आपने इसी तरीके से बोला था, तो मैं क्या कर लूँगा उन लोगों का? मैं कितनों को समझाते फिरूंगा यार कि नहीं यार मैंने ऐसे नहीं बोला था, धीरेन भाई गलत समझ रहे हो यार, सॉरी यार माफ कर दो। नहीं, कई बार तो जैसे मैंने नोटिस किया ना, एक दो बार तो मुझे लगा कि जैसे ये ना बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे अंदर से भी सरकाज़म मतलब जस्ट बस निकल पड़ता है परस्पर। जैसे कोई बातचीत हो गई ना, तो हर बार मेरा मूड नहीं होता कि मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूँ या ढंग से बात करूँ, तो मैं सरकाज़म के माध्यम से अपनी बात करता हूँ। एंड आई थिंक सरकास्टिक होना ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ साइन ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। जो कटाक्ष जो हथियार है वो सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों के पास होता है, और वही इसका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ वो मैसेज है जो आम आदमी के सामने से निकल जाएगा, बिल्कुल मिस हो जाएगा, लेकिन जिसको एम करोगे ना वो समझ जाएगा। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति से दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति तक पहुंचने वाला हथियार है। सो मैंने एक दो जगह आपको पाया कि आपने मान लो कटाक्ष का यूज़ किया, सरकाज़म का यूज़ किया, बट कई ऐसे मौके भी थे कि वहाँ मुझे लगा कि आपने कोई बात सिंपल तरीके से कही, लेकिन वो गलत तरीके से ले ली गई। और फिर वो एक होड़ होती है लोगों में, एक जल्दबाजी होती है कोई एक ओपिनियन फॉर्म करने की कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, हाँ या ये अपनी नज़दीकियों का फ़ायदा उठा रहा है। राइट। ठीक है, तो वहाँ पर वो मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है चीज़ें। हाँ पर जैसा कि मैंने बोला ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं है, और टाइम भी ऐसा कोई नहीं है, मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं कि यार नहीं इस बंदे ने गलत दुश्मनी लिखा तो है। छोटी सी दुनिया, हाँ उसमें नहीं इस हमारे बंदे छोटा ने कॉमिक्स अच्छा वर्ल्ड। इसने ऐसे कैसे लिख दिया मेरी कॉमिक को इसने ऐसे कैसे बोल दिया, हम्म। क्या ही कर लूँगा मैं उसको अक्यूज करके उसको हाँ गलत हाँ बोल हाँ के। हाँ। लेकिन आप गलत चीज़ों को इशू बना रहे हो बेसिकली, आप राय का पहाड़ बना रहे हो। राइट। और मेरे को लगता है कि यार नहीं अब ये एक लिमिट क्रॉस हो गई है, अब यहाँ पे आप मॉडरेटर वाली भाषा में नहीं नहीं बोल यार सकते, ऐसा मत करो, नहीं 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 कंटिन्यू कर कर सकते हैं। सकते, फिर आपको कहीं ना आपको भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाँ स्टैंड लेना हाँ पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग, कुछ। बेसिकली आपको सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी, जो कि लोगों को लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है। और कई बार वो रूड तरीका भी हो सकता है, हाँ क्योंकि शायद वही मेरा तरीका उस समय तरीका, ठीक लगे। हाँ लेकिन अगर चार लोग ऑलरेडी ओपिनियन बनना किसी चाहिए। जगह पे हैं, चार लोग और सभी लोग आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो कोई एक होना चाहिए ना, तो शायद हाँ, पांचवा मैं हूँ। बैड क्या, बैड कॉप गुड कॉप भी बहुत राइट, ज़रूरी है ऐसा खेलना। नहीं अगर बैड कॉप गुड कॉप नहीं बोलूँगा मैं, बट फिर भी एक होता है ना कि घर में भी बच्चा होता है। नहीं, तो उसी के संदर्भ में मैंने बोला ना, जैसे बच्चा है तो पेरेंट्स भी आपस में डिसाइड करते हैं हाँ कि तुम गुड कॉप बनो, बैड कॉप मैं बनूंगा, क्योंकि दोनों अच्छे नहीं रह सकते। तो बच्चे को डांटेगा कौन अगर दोनों ही गुड कॉप बन जाएंगे? तो राइट राइट, किसी ना किसी को बैड कॉप बन के वो मैसेज कन्वे करना कन्वे करना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। राइट, और आप चुप बैठ जाओगे इसका मतलब आप गलत हो। बस आजकल तो मतलब साइलेंस को ही गिल्ट मान लिया जाता है। राइट, हाथ और खड़े कर लो। हालांकि हाथ क्या खड़े हो, बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाओ, हाथ पीछे हैंगिंग कर इन दो, शेम। या राइट। मतलब तो अब यहाँ लोग रुकेंगे नहीं, फिर यहाँ पे लोग बोलेंगे अधीर, वॉक ऑफ शेम करो, जैसे वो जर्सी हाँ करके एक हाँ कॉन्टेक्स्ट था हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स में। सरसी। हाँ। खैर बात ये है कि लोग अधीर हो चुके हैं आज की डेट में, लोगों के पास पेशेंस की कमी है। अक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट ये फैक्ट है, मुझ में भी होगी कि यार कुछ चीज़ पता चली अब एकदम से अंदर बेचैनी होने लगती है, यार कैसे कैसे इसको क्लियर करूँ, कैसे क्लियर करूँ, कैसे क्लियर करूँ। कोई सेट लग जाता है, प्री ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसा लगता है अरे यार ये कैसे ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो वो अनईजीनेस होती है सब में, बट ठीक है यार, आप एक पोस्ट पे बैठे हुए हो, आपकी नहीं ज़्यादा होगी, सामने वाले से कुछ तो होगी समझ,
जो आप इस तरीके से किसी को बोल रहे हो। और रही बात जो मुझ पे इल्ज़ाम लगे हैं विवाद पुरुष के, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाई लोगों की दिमाग में फितूर है। मुझे भी Actual में ऐसा रजत कुछ शर्मा नहीं वाली फीलिंग आ रही है आपकी अदालत वाली। कटघरे में आज मंदार गंगे लीजिए। है। राइट। एनीवे, ये देखिए ये चीज़ का तो कोई अंत नहीं है। नहीं। आप किसी को रीज़न आउट कर सकते हो, किसी को अपने सही तरीके से बता समझा सकते हो, लेकिन अगर कोई आमादा है, कोई एक बातचीत हाँ। कोई मतलब कंटिन्यू करने में उसी एक माइंडसेट के साथ, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं कुछ एग्जांपल ही दे दूं यहाँ पे, या मैं कोई मुहावरा ही बोल दूं, तो वो मुहावरे में जो 10 मीनिंग आ सब जाएंगे। 10 मीनिंग निकाल जाएंगी। तो ये कोई ये नहीं देखा गया कि ये मैंने मुहावरा किस उद्देश्य से बोला है यहाँ पे, लेकिन उस मुहावरे में अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो वो वर्ड निकाल लेंगे और बोलेंगे नहीं यार इसने तो मुझे यही बोला। वही ना, अब माइंडसेट आपका जड़वत है, आपने उसी तरीके से सोच रहे हो, हाँ। जिस तरह से आप सब सोचते हुए आ रहे हो Right. कि यार ये बंदा गलत है, ये अच्छा कैसे बोलेगा। Right. अगर इसने अच्छा मुहावरा भी बोला है तो उसमें से कुछ बात होगी। हाँ। एनीवे, मतलब नेगेटिविटी से इतर हम लोग जाएंगे और अब हमारे समापन का टाइम आ गया है, वीडियो के समापन का। तो जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा मंदार भाई, वो ये है कि एज एन आर्टिस्ट आप क्या सोचते हो, एक आर्टिस्ट क्या चाहता है? मतलब आप इसको बड़े पैमाने पे भी सोच सकते हो कि आर्टिस्ट लाइफ से क्या चाहता है, या अपने जीवन में क्या चाहता है, अपने ऑडियंस से क्या चाहता है, या सब तीनों चीज़ों का समावेश करके एक मिश्रण के तौर पर आप सोच लो कि इन जनरल एक आर्टिस्ट, मैं जानना चाहता हूँ आर्टिस्ट के मन में चलता क्या है। एक आर्टिस्ट या एक क्रिएटिव को एक्चुअली चाहिए होती है एक्नॉलेजमेंट, जो भी वो क्रिएट कर रहा है उसको आप एक्नॉलेज करो, या एक रिकग्निशन चाहिए होती है उसको बेसिकली, कि यार मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तो जो मैंने लिखा है लोग उसको समझ लोगों तक मुझे वो पहुँच रही है, तो वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझा है या नहीं समझा है। और अगर वो उस चीज़ को समझ के उस पर डिस्कस करता है या फीडबैक भी देता है, तो वही उस आर्टिस्ट या क्रिएटिव की जो मेहनत उसने की है वो सफल मानी जाती है। तो पहले तो सबसे पहले आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है कि यार जो भी मैंने बनाया है, आर्ट वर्क बनाया है, अच्छा बनाया है बुरा बनाया है, लोग उस पर बात करें। बुरा बनाया है तो ठीक है, फीडबैक के तौर पे अक्सर ले लेते हैं आर्टिस्ट, अक्सर नहीं लेते कि अरे मुझे आता है इतना, ये कैसे मुझे सिखा सकता है। तो उस चीज़ को अगर आप छोड़ दो तो एक रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट उसको चाहिए होती है, भूख होती है उसको कि यार रिव्यू आ रहा है इस चीज़ का और सामने वाले ने मेरी तारीफ़ की है, तो मेरे टैलेंट को उसने थोड़ा समझा, परखा कि इसको मेरी ये चीज़ पसंद है। नितिन मिश्रा जी की मैं बात करूँ तो नितिन मिश्रा जी का एक अलग ही शैली है। उनके काफ़ी जो स्टोरीज़ हैं क्षतिपूर्ति को लेके या अभी सर्वनायक के अलावा, तो लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ यार मुझे नितिन जी की स्टोरीज बहुत पसंद है, या अगर यहाँ पे नितिन मिश्रा जी का नाम आया है तो ये तो मतलब धांसू out चीज़ of अच्छी चीज़ level होगी। हाँ, तो वो एक चीज़ चाहिए होती है क्रिएटिव और एक आर्टिस्ट को। दूसरा चीज़ होता है पैसा। पैसा पैसा दी इफ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है है सबसे ऊपर, बट उसको पैसे को आप अलग रख दो तो पैसे को क्रिएटिव एक पॉइंट तक ही आप उसको मतलब वो कर सकते हो, फिर बियॉन्ड अ पॉइंट तो फिर वो बाकी क्रिएटिव चीज़ों सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए होता है। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, मनी इज रियली इम्पोर्टेंट। पैसा की बहुत पैसे से सपोर्ट बहुत जरूरी है। बेस है पैसा, बेस है। बेस है। और पैसे से मतलब कहते हैं आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत कुछ बहुत खरीद कुछ। सकते हैं। सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन जो आपको चाहिए होता चाहिए, है वो हाँ तो हाँ, खरीद ही सकते सारी हैं ना। भौतिक सब सुख कुछ तो सुविधा। मुझे नहीं चाहिए, पर हाँ अगर मेरे को भूख लग रही है और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सब्जी खरीद के वही ना, सारी भौतिक सुख सुविधाएं। राइट। और बाकी वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन वगैरह वो सब चीज़ें तो इनसे ही हाँ आएंगी। लग्जरी नहीं है हाँ। आर्टिस्ट, वैसे भी क्रिएटिव और लग्जरी का कोई आपस में लेना देना नहीं है, नहीं है। और आर्टिस्ट्री लग्जरी में शायद होती भी मतलब नहीं। क्रिएटिव गरीब हो सकता है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है अमीर क्रिएटिव तो ये भ्रांति है, लिटरली भ्रांति है। क्रिएटिव कभी अमीर नहीं होता। ये एक दुर्भाग्य कहूँगा हमारे इंडस्ट्री का। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि
वो जो बच्चे या जो बडिंग आर्टिस्ट हैं या जो कॉमिक्स इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, किसी भी तरह कॉमिक्स पढ़ते हैं, नॉट जस्ट द इंडियन कॉमिक्स, तो वो अगर मेन स्ट्रीम आर्टवर्क या मेन स्ट्रीम नरेशन या स्टोरी से इतर अगर कुछ अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिटिंग के क्षेत्र में या फिर एज अ लेक्चरर या फिर वो ट्रांसलेशन का काम हो, या फिर पेज डिज़ाइनिंग का या लेआउट का काम हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेजिंग होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैसेज तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि जो भी उनको पसंद है, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उसमें स्टिक होके रख रहें। कोशिश करें अपना 100% देने की। और कोई चीज़ अगर पसंद है तो शुरू से पसंद है तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना कि कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करें यार, मुझे तो आर्ट बनाना पसंद है, हाँ, तो अब मैं आर्टिस्ट बनूंगा, अब मैं यहाँ से आगे आर्टिस्ट बनूंगा। तो वो इस तरीके के आर्टिस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सफल नहीं हो सकते कंपैरेटिवली उन आर्टिस्ट के जो कि अपने पैशन को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। तो कुछ करना है अगर, तो थ्रू आउट द अपनी स्टडीज़ या जो भी आपका करियर है जर्नी, वो करें, भटके नहीं मेरी तरह। एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। हाँ। और दूसरा यही है कि किसी भी चीज़ आज की डेट में ना, लोगों को क्या लगता है कि आप आर्टिस्ट, आपको आर्ट आता है तो आप आर्टिस्ट बन रहे हो। वो किस वे में आप सोच रहे हो, या आप किस प्रोसेस से होके गुजरे हो, उस प्रोसेस से होके गुजरे हो नहीं गुजरे हो। अनुपम जी की बात ले लें, हम ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, मनु जी हैं, प्रताप मलिक जी हैं। तो आज बेशक आज हम उनको नाम देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, उनका आर्ट वर्क में इतनी डिटेल होती है। तो वो एक रात में नहीं बने, उन्होंने अपना सर्वस्व झोंका है एक्चुअल में उसमें। राइटर को, आर्टिस्ट के अलावा राइटर्स भी अगर आप बात करो तो वो एक प्रोसेस से होके गुजरते हैं। आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और कल को मैं स्टोरी लिखने बैठ जाऊंगा तो वो मैं राइटर नहीं हो गया। मैं तो आज भी अपने आप को नहीं मानता राइटर। तो जब तक कि आप उस प्रोसेस से होकर नहीं गुजरोगे और जब तक तब के उसमें ढलोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी कर लो। मतलब हाँ, मतलब हम लोग किसी आज की डेट में किसी की सक्सेस तो देख लेते हैं, लेकिन पीछे की स्टोरी को नहीं देखते, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं। राइट। कि वो भी देखना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस देखनी है तो उससे पहले काफ़ी चैलेंजेस भी होंगे राइट। उनको। संजय जी की बात कीजिए आप तो उन्होंने भी जब नागराज बनाने की सोची थी बचपन में, तो ऐसा नहीं है कि उनको रात में आइडिया आया कि यार मैं नागराज बनाऊंगा कल, और सुबह उन्होंने उठ के बैठा, लिखा और बस नागराज की कॉमिक आ गई। हाँ। उसमें भी उन्होंने कितना टाइम दिया, अपना क्रिएटिव प्रोसेस हो गया, कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए होंगे। आज किसी ग्रुप पे बात चल रही थी कि नागराज के जो इनिशियल विलेंस थे, थोड़ांगा थे, तो आज की डेट में बहुत से रेफरेंसेस मिल जाते हैं आपको, नेट पे कहीं भी कुछ भी डाल दो, आपके फिंगर टिप्स पे है। पर उस समय आप सोचो जो क्रिएटिव होते होंगे, तंजानिया का जंगल है, वहाँ का बेताज बादशाह है थोड़ांगा, वो गेंडे की खाल है उसकी, कछुए की तरह उसकी पीठ है, सिर अंदर चला जाता है, सींग बाहर आ जाते हैं। तो ये मतलब बोलने, देखने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी या वो जो भी रिसर्च पार्ट उन्होंने किया होगा, एकदम रातों रात तो थोड़ांगा का या मिस्किलर का आइडिया नहीं आया होगा। तो उसमें उन्होंने उनका पैशन था वो, उसमें वो उन्होंने दिया सब कुछ, उससे जुड़े रहे, उससे डिगे नहीं, तब जाके कहीं नागराज आज की डेट में भी लोगों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। फ्लैग बीयरर है। कुछ लोग नहीं, मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, मतलब डिफरेंसेस तो मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही है, कोई भी हो, नया क्रिएटिव हो या ऑलरेडी फेज से गुजर रहा हो, बस टिक रहें, जल्दबाजी ना करें,
हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ कि सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई जल्दी से एस्टेब्लिश होके पैसा कमाना चाहता है, बट पैसा तो बस कोई शॉर्टकट्स नहीं है, नहीं है। कोई ज़्यादा मैं कहाँ बन शॉर्टकट। पाया आर्टिस्ट आज तक। चलिए अंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ये मैराथन वीरेन भाई। इंटरव्यू के लिए, और जो टाइम निकाला आपने हमारे लिए काफ़ी। खुशी हुई मुझे काफ़ी आपके साथ ये साक्षात्कार फेस करने में, और आशा करता हूँ कि आपको भोपाल पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप आ चुके हो पहले यहाँ, मुझे पता है, हाँ, बट फिर भी चेंज हो चुका है, घूमिएगा थोड़ा। काफ़ी काफ़ी चेंजेस हाँ, आ गए हैं। 10 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, हाँ, और 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे कि बताया आपको। राइट। तो ठीक है, बट आपने आज टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। आपके शहर भी घूमेंगे, लेकिन आपसे मुलाकात पहले ज़रूरी थी। और आशा करता हूँ आगे भी हम लोग ऐसी किन्हीं मौक़ों पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, तो फिलहाल इसी नोट पर आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में जल्द ही किसी और मेहमान, किसी और कहानी, किसी और परिप्रेक्ष्य में हम लोग आमने सामने हो, रूबरू हो। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी हैं, जिस हालत में हैं, हंसी खुशी रहिए, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। कॉमिक्स पढ़ते रहिए। कॉमिक्स पढ़ते रहिए, बहुत कॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। जरूरी ये है। जुनून जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, मतलब इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप हैं तो मतलब पब्लिशिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिशिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप हैं, आपका पैशन बचा हुआ है। इसी नोट पे